भारत में महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है परंपरागत रूढ़िवादी धर्म। ते होती देखिए, आप बाहर से देख रही हैं तो आपको लग रहा है कहीं स्लेवरी चल रही है ना। लेकिन अगर वो ऐसी स्लेवरी है जो 2000 साल से चल रही है तो उसमें जो स्लेव है ना उसको लग ही नहीं रहा होगा कि वो स्लेव है। अरे तुम घर की देवी हो, तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। तुम घर पे रहो, तुम खाना बनाओ, तुम बिस्तर सजाओ, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। पति को आगे चल करके जिंदगी बनानी है, करना है, वो प्रोवाइडर है, मैं पीछे से उसको सहारा दूंगी, मैं बैक एंड सपोर्टर हूँ। ये निकलता नहीं है दिमाग से। महिला को हमने शरीर बना बना करके उसके इंसान बनने की संभावना ही खत्म कर दी। वो पैदा होती नहीं है, उसको वो गुलाबी फ्रॉक पहनाना शुरू कर देंगे। रिप्रोडक्टिव एसेट हो बस, तुम एक चीज पैदा कर सकती हो, बस वो है बच्चा। बाकी तुम न तो गुड्स, न सर्विसेज, न ज्ञान, तुम किसी काबिल ही नहीं हो। है निस्संदेह तुम्हारे पास कम। महिलाओं के पास दुनिया की 3% वेल्थ है बस। जहां कहीं भी पावर का कोई भी मेट्रिक होता है वहां महिला 10% के नीचे ही रहती है, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी। नमस्कार आचार्य जी। ये मुद्दा तो आज की चर्चा में आया ही नहीं। अब बताइए कितनी विचित्र बात है कि जब मैं पुरुषों से बात करता हूँ तो महिलाओं पे बात जरूर तो करते मैं होंगे। महिलाओं पे बात करता हूँ, कम से कम चौथाई तिहाई बात इसी पर होती है, महिलाओं पर। और आज आपसे बात हो रही है, वो मुद्दा कहाँ रह गया। वो मुद्दा मेरे काम में बहुत जरूरी रहा है। बहुत जरूरी, और ये हमारे पूरी जनरेशन के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है ये। भारत में खासकर हम बड़े धार्मिक लोग हैं, और जब तक हम धर्म की ही सफाई नहीं करते और उसका सही अर्थ लोगों के सामने नहीं लाते, हम कितना भी कहते हैं कि मॉडर्नाइज या वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हमारी जो महिलाओं की आधी आबादी है इसके लिए बहुत उम्मीद नहीं है। भारत में महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है परंपरागत रूढ़िवादी धर्म। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और मैं उनसे कहा करता हूँ कि धर्म ही तुम्हारी ताकत बनेगा, बशर्ते तुम विशुद्ध धर्म को समझो। पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। आपको खुशी होगी ये जान के, जो हमारा गीता कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगभग 50% प्रतिभागी महिलाएं हैं। अरे वाह। और लगभग 50% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50% थोड़ी ज्यादा ही होंगी। नहीं, बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, नाम, ये सबको वो बना दिया गया है, भजन कीर्तन। लेकिन असली धर्म तो भूल ही गए, जो जो एसेंस है। भूल नहीं गए, पता ही नहीं है। भुलवाया गया है, और उसको भुलाए रखने में हमारा स्वार्थ भी है। ये कोई संयोग नहीं है कि बताने वालों ने इतना श्रम करा, इतना श्रम करा, जान दे दी, और एक के बाद एक आते रहे बताने वाले, उसके बाद भी हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये संयोग नहीं हो सकता। हमने इरादतन, डेलिबरेटली हम्म। न समझा है। वी हैव ग्रेट स्टेक्स इन नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या स्टेक्स है, मुझे ये समझ नहीं आता। स्टेक्स यही है कि हमें लगता है एनस्लेवमेंट कि का क्या स्टेक है? स्टेक ये है कि एनस्लेवमेंट में फायदा होता है। आप किसी को अगर कुछ भी ना दे रहे हो ना तो वो गुलाम बना नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। जो भी स्थिति होती, देखिए, आप बाहर से देख रही हैं तो आपको लग रहा है कहीं स्लेवरी चल रही है ना। लेकिन अगर वो ऐसी स्लेवरी है जो 2000 साल से चल रही है तो उसमें जो स्लेव है ना उसको लग ही नहीं रहा होगा कि वो स्लेव है। नहीं तो ये व्यवस्था इतनी लंबी नहीं खिंच पाती। सबसे जो पहली गुलामी होती है वो तो ये होती है ना कि स्लेव को बता दो कि तुम स्लेव नहीं हो। तुम तो सबसे आदरणीय हो। अरे तुम घर की देवी हो, तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम घर पे रहो, तुम खाना बनाओ, तुम बिस्तर सजाओ, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। हम पूजा करेंगे। तो स्लेव को ही पता ही ना लगने दो कि वो स्लेव है, तो आज़ादी कहाँ से आएगी। हाँ, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी ना। आजादी किस चीज से? और बल्कि उसको आज़ादी देने जाओगे तो उसके आराम पर, उसकी सुविधाओं पर चोट पड़ेगी, मेहनत लगेगी। मेहनत लगेगी, तो तुम्हारे ही मुंह नोच लेगी। वो कहानी हमने सुनी है ना, वो चिड़िया वाली। नहीं, बताइए। अरे वो सोने के पिंजड़े में बड़े समय से कैद है, आपने देखी होगी। हाँ। हम्म उसके पर वगैरह कुछ कतर दिए गए हैं, बाकी निष्क्रिय हो गए, इतने तक उड़ेगी नहीं तो उड़ने की काबिलियत भी चली जाती है। अब उसका जो है, ऐसे आप खोलो पिंजड़े का दरवाजा और ऐसे हाथ अंदर करो कि आज तुझे बाहर निकालूं, तो आपकी उंगली काटती है, खून निकाल देती है।
सही बात है। उसको लगता है किसी दुश्मन का हाथ है जो अंदर आ रहा है। मैं तो यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ, जिन्होंने मुझे पिंजड़ा दिया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखो सोने का पिंजड़ा है सोने का पिंजड़ा है, कितना सुंदर है। और बाहर सब बाज है, गिद्ध है, चील है, यहाँ मैं कितनी सुरक्षित हूँ। और बाहर धूप वगैरह भी है, धूल भी है, मेरा रंग कुम्हला खाना भी खुद जाएगा। लाना पड़ेगा, बाहर निकलूंगी तो दाना भी खुद लाना दाना पड़ेगा। भी खुद लाना पड़ेगा। कौन आसमानों का खतरा उठाए। नहीं, ये एक रियल चैलेंज है। रियल चैलेंज है कि सबसे पहली जो चेंज लाने की ज़रूरत है ना, लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि सोसाइटी में चेंज लाना है। मतलब मैं तो फेमिनिज्म और ये सारी चीज़ें ना अपने सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के समय में पढ़ाती भी हूँ, और इस मुद्दे पे मेरा थोड़ा जिसे कहते हैं वेरी क्लोज टू दिस मैटर। महिला हूँ तो ऑफ कोर्स ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, महिलाएं ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती हैं ये सब बातें डिस्कस करने में। तो सबसे पहला जो आज़ादी मुझे लगता है उन्हें यहाँ से चाहिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं है, दूसरे ने उनके साथ क्या किया, सिस्टम ने, समाज ने, फैमिली ने क्या किया, वो तो अलग बात है। पहले तो वो खुद यहाँ से आज़ाद नहीं है। और आपको बात बोलूंगा, जो यहाँ की आज़ादी है ना, वो बस फॉर्मल एजुकेशन से आती नहीं है। वही परेशानी है। जब मैं छात्र था तो मुझे लगता था कि अगर एजुकेटेड है लड़की तो बात बन जाती है। जो सबसे ऊंची किस्म की एजुकेशन हो सकती है वो लेते हुए मैंने देखा है लड़कियों को। जो हाईएस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन हो सकती है आईटी में, आईएम में, मैंने वो भी लेते हुए देखा है। उससे फायदा होता है, मदद मिलती है निसंदेह। लेकिन जिस आज़ादी की बात हम कर रहे हैं अभी, कि वो अपने आप में एक संपूर्ण मनुष्य बन जाए, अपने आप को बस एक देह की तरह, लिंग की तरह ही ना देखे, वो नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आप बहुत बहुत एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर वो पुरानी बात घुसी हुई हो कि मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी यही है कि मैं इस चीज़ का दूसरों का ऐसे ख्याल कर लूँ, ये कर लूँ, और ऐसे वैसे वैसे ना। बच्चा अच्छे से बड़ा करना ही माँ के जन्म की सार्थकता है। हाँ हाँ। पति को आगे चल करके ज़िंदगी बनानी है, करना है, वो प्रोवाइडर है, मैं पीछे से उसको सहारा दूंगी, मैं बैक एंड सपोर्टर हूँ। ये निकलता नहीं है दिमाग से। जहन में अंदर तक घुसा दिया गया है। हाँ, ये दिमाग से निकालने के लिए साइंस की एजुकेशन भी पर्याप्त नहीं है। ना इतिहास की एजुकेशन, ना दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो जानना, कुछ भी जानना पर्याप्त नहीं है। वो जो भीतरी आज़ादी है पूरी तरह से अध्यात्म से ही आती है। अध्यात्म नहीं है तो देह भाव नहीं छूटेगा, अतीत से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट तो स्पिरिचुअलिटी ही हाँ, देती है। बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, पहले मुझे ऐसा लगता था, जैसे आपने कहा ना कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता था फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है उससे भी कि नहीं होता, उससे भी नहीं होता। उससे फिर भी नहीं होता। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक बार एक महिला थी, हमारी असिस्टेंट थी। तो मेरी हाल ही में उन्हें रिक्रूट किया गया था, तो मेरी एक बार उनसे बात हुई। तो मैंने कहा कि यार तुम क्यों परेशान हो, आके रोने वगैरह लगी, तो क्यों परेशान हो। कहती कि वो मैम कुछ घर में परेशानी चल रही थी। मैंने कहा बताओ क्या है। कहते हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए और नौकरी लगवाने के लिए पैसा उधार लिया था, वो दुकान उन्होंने गिरवी रखी थी, है ना। अब हमारे भाई को काम की ज़रूरत है तो वो दुकान छुड़वाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है, तुम अच्छा कमाती होती तो। कहती नहीं नहीं, अब हमारी तो शादी हो गई थी ना, तो वो अब हमारी जो सैलरी है वो तो हमारे देवर और जो नंद है उनको पढ़ाने में लगती है, और हमारे पति हमें 3,000 रुपये दे देते हैं और सैलरी तो वहीं चली जाती है, क्योंकि अब हम वहाँ रहते हैं तो वहीं पे ही सैलरी कंप्लीटली देनी है। तो वो तो पहले ही बात हो गई थी, मतलब शादी से पहले बात हो गई थी कि सैलरी कहाँ जाएगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उसमें आप होते ही नहीं हो फ्री। क्योंकि एक तरफ आप सोचते हो कि पति का पैसा मेरा पैसा है और मेरा पैसा पति का पैसा। आप अपनी जो कमाई होती है वो कहते हो ठीक है, ये तो जो घर का माहौल है वो तय करेगा कि मुझे कहाँ खर्च करना है। और दूसरी ओर फिर एलिमनी जैसे मामले भी आते हैं जहां आपको लगता है कि उधर जितना है उसमें से कम आधा तो मैं अपने लिए रख लूं, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। जिसमें आपका कोई रोल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ भी। तो ये किसी ग्रोन अप की निशानी नहीं है ना। आप जो कमा रहे हो वो किसी दूसरे को दिए दे रहे हो। ये भी कोई बच्चा करता है कि कुछ लेकर के आया है तो किसी दूसरे को दे दिया। और जो और अपना नहीं है उस पर क्लेम करना वो भी बिल्कुल बच्चा ही करेगा। बिल्कुल, और जो आपने कमाया नहीं आप वो मांगने निकल पड़े हो, और वो भी संबंध विच्छेद के बाद, ये भी किसी बच्चे की ही निशानी है। अब जब रिश्ता नहीं रहा तो फिर पैसा भी क्या मांगना। सबसे पहले
तो जब रिश्ता था तो तुमने अपनी ये दुर्गति होने क्यों दी कि तुम कुछ कमाते नहीं? और अब जब वो आदमी ही तुम्हारा नहीं तो उसका पैसा तुम्हारा कैसे हो गया? क्यों ले रहे हो? ठीक है, कानून में प्रावधान है, लेकिन अपनी गरिमा की खातिर मना कर दो, मैं नहीं लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पहले चाहिए। उसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। पहले इसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये सब बातें एक साथ चलती हैं। देखिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो साथ ही साथ चलता है। तो पहले अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी मेरी है, और किसी भी मनुष्य का, स्त्री हो पुरुष हो, प्राथमिक कर्तव्य होता है अपने आप को भीतर से मजबूत तैयार करना। अगर आप भीतर से नहीं मजबूत तैयार हो तो आप सामने वाले पर आश्रित भी रहोगे और सामने वाले का शोषण भी करोगे, दोनों बातें। आप जिस पर आश्रित हो वो भी आपका शोषण करेगा, वो भी आप आपका शोषण करेगा, और चूंकि आप उस पर आश्रित हो तो आप कभी उसे मुक्त नहीं छोड़ सकते। आपको जिसकी बहुत जरूरत हो जाती है, आप कभी उसे आजाद छोड़ोगे क्या? उस सब तरीके अपनाओगे जो सब तरीके अपनाओगे। तो महिलाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो वो अपने आप को इंसान की तरह देखना शुरू करें। ये जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन है और तरह तरह से जो ये पूरी हवा में ये बात है कि तुम लड़की हो, है ना, भाषा भी ही शी करके चलती है। वो कहते हैं ना, वो फेमिनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। मैं कह रहा हूँ, मनुष्य आराम ये क्यों नहीं बोल सकते? ही आ रहा है, शी आ रहा है, यही बोल, ताकि इंसान आराम ही क्यों नहीं बोल सकते? और कुछ नहीं बताना उसके बारे में, वो आ रहा है, वो आ रही है। अब इसमें जो सामने वाले का परिचय दिया गया है वो सिर्फ देह के आधार पर दिया गया है। सिर्फ ना तो ये बताया कि जो आ रहा है वो विद्वान है कि अनाड़ी है। ना 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 ना, ज्ञान की कोई बात नहीं, किसी भी और क्षमता की, कौशल की, वो साहसी है कि कायर है, ये भी नहीं बताया गया। माने बताने लायक किसी बात को माना ही नहीं गया, बस एक बात बताने लायक है कि जो आ रहा है उसका लिंग क्या है, वो आ रहा है, वो आ रही है। भाई भाषा में ये बात घुसी हुई है, भाई खोपड़े में बात घुसी हुई है। सबसे पहले तो इस बात से आज़ाद होना पड़ेगा कि देखो, मुझे अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि इंसान जीता अपने भीतर है, अपने साथ जीना होता है। मेरे भीतर अगर कमजोरी के भाव हैं, पूर्वाग्रह हैं, तमाम तरह के अंधविश्वास हैं, आश्रयता को मैं ज़रूरी समझती हूँ, तो मैं अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। अच्छी इंसानी में और कुछ अच्छा क्या बनूंगी? फिर ना मैं किसी तरह का कोई अच्छा काम कर सकती हूँ, किसी रिश्ते में अच्छी नहीं हो सकती, अच्छी माँ भी नहीं हो सकती, कुछ भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आप हर जगह डिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं। हर जगह डिपेंडेंस ढूंढोगे। तो मैं कहा करता हूँ कई बार कि मेरा मिशन है महिला को मनुष्य बनाना। महिला को, हमारी जो होमोसेपियंस की आधी आबादी है, वो अपने आप को मनुष्य मानती ही नहीं, उसके भीतर भाव भर दिया गया है तुम महिला हो, इंसान नहीं हो, स्त्री हो। स्त्री मतलब एक कैटेगराइजेशन के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन है उसे ही मेन कैटेगराइजेशन मान लिया गया है। कहीं कहीं पे पुरानी किताबों में ऐसे लिखा होता है कि एक बार एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक धोबी, एक सेठ, एक भिखारी और एक स्त्री आ रहे थे। इसमें आपने क्या नोटिस करा? हाँ, कि बाकी सारे तो स्त्री हो ही नहीं, बाकी नहीं, बाकी सबकी आइडेंटिटीज हैं। हाँ, बाकी सबकी और कई आइडेंटिटीज हैं। हाँ, हाँ, वर्ण आधारित आइडेंटिटी हो, पुरुष तो कुछ मान हो, ही लिया, कुछ और हो, धोबी है या ब्राह्मण आइडेंटिटी है। हो। हाँ, लेकिन स्त्री तो सिर्फ स्त्री है। वो न तो ये बताया जाएगा कि अमीर है, कि सेठानी है, न विदुषी है, न वो योद्धा है, वो कुछ और नहीं है। उसका परिचय देने के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि स्त्री है, स्त्री है, बस स्त्री है। उसको पहले तो जरा स्त्री से बाहर निकालना पड़ेगा। भाई इंसान हो, अपने आप को इंसान की तरह देखना सीखो। पॉलिटिक्स वगैरह में कैसे बात होती है, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, एंड विमेन, ये क्या है? कहीं कोई आपात स्थिति आई, महिलाओं और बच्चों को पहले बाहर निकाला जाए, पहले इनको जरा इवैक्यूएट करें। अरे भाई, कोई भीतर साहसी महिला क्यों नहीं हो सकती? कोई जवान महिला क्यों नहीं हो सकती? कोई पहलवान महिला क्यों नहीं हो सकती? और महिला तो बस महिला है, महिला तो बस महिला है। और वो मान गई है, खतरनाक बात है, उसने स्वयं आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया है कि मैं तो बस महिला हूं, बाकी सारी मेरी आइडेंटिटीज बाद में आती हैं। पहली बात तो यह है कि शरीर, मैं महिला हूं। जो शरीर बन गया, मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूं, कोई ताना नहीं है ये, जो शरीर बन गया वो जानवर बन गया ना। फिर पशु होते हैं जो देह मात्र होते हैं, महिला को हमने शरीर बना बना करके उसके इंसान बनने की संभावना ही खत्म कर दी। वो पैदा होती नहीं है, उसको वो गुलाबी फ्रॉक पहनाना शुरू कर देंगे, कलर कोडिंग करेंगे, और वो लड़कियों के कपड़े ज़्यादा महंगे आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा आकर्षक तरीके से फ्रिल्स और ये और वो
लड़कों को क्या होता है, एक चड्डी पहन के भग जाते हैं, उनको उसकी अलग तरीके से उनकी वो बांधेंगे, चोटी बांधेंगे। हाँ, और मेरे को अपने बेटे के लिए कपड़े नहीं मिलते, हम्म, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, तो नहीं, ये एक सत्य बात है, और जिसको हम फेमिनिज्म कह रहे हैं, ये महिला को और महिला बनाए दे रहा है, क्योंकि आपने उसी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा। उसी आइडेंटिटी को एम्फेसाइज कर रहा है। तो एक तो पैट्रियार्की थी जो महिला के लिए घातक थी, और उतना ही घातक ये फेमिनिज्म निकल के आ रहा है। ये भी और अपने, ये तो सुपर वुमन है, इनको बस ये दिख रहा है कि हम सुपर हो गए, इनको ये नहीं दिख रहा कि तुम हो अभी भी वुमन ही। वो वुमेन के टैग से ही आपको डिसोसिएट होना पड़ेगा ना, कि मतलब बेसिकली इसके परे जो आपकी आइडेंटिटीज हैं। इररेलेवेंस, इररेलेवेंस, ये कहते रहते हैं जेंडर इक्वालिटी। नो 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 मैं नो, बार जेंडर बार शुड बोल रहा बिकम हूँ, इररिलेवेंट। हाँ, जेंडर इररेलेवेंस, वो समझ में ही नहीं आता। वी आर विमेन एंड वी विल बी इक्वल टू मेन। व्हाई? नहीं नहीं, हाँ डू नॉट रिमेन अ वुमन। हाँ, और इस प्रक्रिया में फिर मेन को भी मैन नहीं रहना पड़ेगा, वो दोनों ओर से बात चलेगी। वो दोनों ही तरफ से आएगा। लेकिन अभी शोषित ज्यादा तुम हो, सफर ज्यादा तुम कर रही हो, एक महिला की तरह तुम पाती हो, उत्पीड़न तुम्हारा ज्यादा हुआ है, तो शुरुआत तुम करो। क्योंकि जिसको बीमारी है, ठीक होने का दायित्व भी स्वयं उसी का है ना, सबसे पहले। शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी अपने जीवन की जिम्मेदारी लेके। और जीवन की जिम्मेदारी लेना माने बहुत सारे ऐसे काम उठाना जो परंपरा ने तुम्हें नहीं दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे कामों को अस्वीकार करना जो परंपरा ने तुम्हारे ऊपर डाल रखे थे। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो तुम्हें ज्ञान का काम लेना पड़ेगा भाई। पढ़ना लिखना, बाहरी जानकारी से भी और आत्मज्ञान से भी आगे बढ़ना, ये पहली चीज करनी पड़ेगी। ये करे बिना फिर चीजें सॉल्व होंगी नहीं। आप फाइनेंशियली एम्पावर कर दीजिए, लीगली एम्पावर कर दीजिए, वो सब मदद करता है। मैं चाहता हूँ वो सारे एम्पावरमेंट हो, अच्छी बात है। जब तक आपने मेंटल एम्पावरमेंट नहीं किया है, मेंटल एम्पावरमेंट के बिना बात नहीं बनती। नहीं बनेगी। मैं अक्सर है ना अपनी जब पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर यही बताती हूँ कि हम कितना भी कह लें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति बेटी को क्यों नहीं बचाता और क्यों नहीं पढ़ाता। अगर हम इस मुद्दे के कोर में चले जाएं, भीतर चले जाएं, तो हमें रियलाइज होगा कि 3-4 कारण ही हैं। वो ठीक हो जाएं, चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या कारण है कि एक लड़की की भ्रूण हत्या होती है, माँ बाप को लगता है कि ये बर्डन है, ये एसेट नहीं है, कल को ये सेवा वगैरह कुछ नहीं करेगी, इसकी तो शादी कहीं और करनी है, समथिंग विच हैज टू बी गिवन अवे। तो ये सारी चीजें अगर आप कोर में जाओगे आपको सब ठीक, वो कोर ठीक कर लो। कुल मिलाकर के ये है कि तुम भी हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पर तुम्हारे पास प्रोडक्शन का सिर्फ एक जरिया है, वूम्ब। यस। ठीक है, बाकी किसी भी तरीके से तुम एक प्रोडक्टिव एसेट हो ही नहीं। यही प्रॉब्लम है सारी। तुम एक रिप्रोडक्टिव एसेट हो, बस तुम एक चीज पैदा कर सकती हो, बस वो है बच्चा। बाकी तुम न तो गुड्स, न सर्विसेज, न ज्ञान, तुम किसी काबिल ही नहीं हो। और तुम बच्चा पैदा करो, इसके एवज में हम तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं देंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं महिलाएं वो सुविधाएं लेना छोड़ें, सबसे पहले वो सुविधाएं लेना छोड़ो। मुझे एब्सोल्युटली। बड़ा अजीब लगा था, एक अमेरिकन विजिटिंग प्रोफेसर थी, वो एकदम बिल्कुल उग्र फेमिनिस्ट, और उम्र में भी अच्छी 50 पार की रही होंगी। और वो किसी को एक दिन डांट रही थी, डोंट यू नो हाउ टू टॉक टू अ वुमन। मैंने कहा ये अभी भी वुमन ही है, ये 50 पार कर गई हैं, और ये बहुत ज्ञानी है, और ये अमेरिकन है, पर ये अभी भी कह रही हैं कि किसी को कि डोंट यू नो। ये अभी भी ये प्रिविलेज रखना चाहती हैं कि मैं वुमन हूं तो मुझसे तमीज से बात करो। ये प्रिविलेज छोड़नी पड़ेगी। जब तक वो प्रिविलेज नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी दासता, बंधन, स्लेवरी भी नहीं छूटेगी। डिफरेंस इन बिहेवियर है ना, मतलब अगर अगर प्रिविलेजेस अलग हैं तो पनिशमेंट्स भी अलग अलग रहेंगी। वो प्रिविलेजेस बहुत खतरनाक लालच होते हैं। ये जो प्रिविलेज होती है ना, कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी ना पड़े, मुझे धूल फांकनी ना पड़े, मुझे दुनिया, हाँ, विक्टिम कार्ड। हाँ, मैं विक्टिम कार्ड खेल पाऊं और मुझे दुनिया में जाकर के संघर्ष ना करना पड़े। जब तक ये प्रिविलेज महिलाएं त्यागने को तैयार नहीं होंगी, तब तक वो मनुष्य नहीं बन पाएंगी। मैं जब, जो मेरी लेडी पार्टिसिपेंट्स हैं,
दसियों हजार हैं। मैं उनसे कहा करता हूँ, मैं तुम्हें इस नाते कुछ देने नहीं आया हूं कि तुम्हारे पास कम है। हम्म? है निस्संदेह तुम्हारे पास कम। महिलाओं के पास दुनिया की 3% वेल्थ है बस। जहां कहीं भी पावर का कोई भी मेट्रिक होता है वहां महिला 10% के नीचे ही रहती है, भारत में भी, पूरी दुनिया में भी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, हाँ, इकोनॉमिक, एनीवेयर। एवरीवेयर। मैंने कहा तुम्हारे पास बहुत कुछ कम है और मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास जो है ना, तुम वो भी त्याग दो, इसी में तुम्हारी रिहाई है। तुम्हें सबसे पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन महिला छोड़ना जान जाएगी, कहेगी ये सब जो तुमने मुझे दे रखा है मुझे नहीं चाहिए, उस दिन वो मनुष्य बन जाएगी। ये जो छोटी छोटी चीजें हमने उसको दे रखी है ना, इसी में फंस करके वो बंधक बनी हुई है। गिफ्ट्स, गिफ्ट दे दी, सरप्राइजेस। इज्जत दे दी, बस में सीट दे दी ना। 2 सीटें महिलाओं की आरक्षित सीटें हैं, उसको लगता है मैं कुछ हूं। छोड़ दो वो सीटें, मत बैठो आरक्षित सीटों पर। किसी भी तरह का आरक्षण मत करो स्वीकार। यहां तक कि ये आरक्षण भी कि मैं घर में हूं तो मुझे सुरक्षा देना पति का काम है। पति का काम नहीं है सुरक्षा देना। मैं भी वयस्क हूं, तुम भी वयस्क हो, और ये वो जमाना तो है नहीं कि पहलवानी करनी पड़ती है बाहुबल से। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, मेंटल क्रिएशन का जमाना, और माइंड मेरे पास भी उतना इतना तुम्हारे पास। मुझे तुमसे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं देख लूंगी अपना। बल्कि तुम बताओ, तुम्हें सुरक्षा दे देती हूँ। हाँ। तो जब तक महिला हर प्रकार की आश्रयता और प्रिविलेज नहीं छोड़ती, तब तक उसकी दास्ता भी नहीं छूटेगी। नहीं छूटती। और इसका बहुत बड़ा एक जो जिसे कहते हैं ना कि आइडिया जहाँ से आता है वो आता है मूवीज से। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनती जिसमें लड़के ने को किसी ने किडनैप कर लिया लड़की जाके छुड़ा और रही है। लड़की जा रही है, अभी वो भाई एक बनी है, 4 लोगों से अभी एक छुड़ा बनी है, रही रुकिए है। बताता हूँ वो कौन सी थी अभी देख। हाँ, जिगरा। हाँ। तो वो किसी देश में उसका छोटा भाई है, उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर वो जाके उसको छुड़वाती है। बननी चाहिए ना, क्यों नहीं बनती? क्यों आप यही एक स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देते रहते हो कि उसे किसी नहीं, जो देते रहते हैं मुझे उनसे कम शिकायत है। भाई जो शोषण कर रहा है उस पागल को लग रहा है कि उसे कुछ मिल रहा है शोषण करके। मुझे पुरुष से कम शिकायत है। महिलाओं को देख के मेरा दिमाग भन्ना जाता है। मैं कहता हूं तुम्हें तो लूटा जा रहा है और तुम्हें कोई शिकायत नहीं है। तुम बर्बाद हो रही हो, तुम्हारा शोषण हो रहा है और तुम्हें कोई विद्रोह नहीं है। ना 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 ना, क्योंकि वो जो उन्हें कर रहे हैं, रियलाइजेशन ही नहीं है। हाँ, तो वो जो कर रहे हैं पुरुष, उसमें तो चलो उनका फायदा होगा। उनको लगता है फायदा, उनका भी नहीं, उनका भी नुकसान हो रहा है। ये जो व्यवस्था है इसमें नुकसान दोनों ओर से है, पर चलो उन्हें लगता है उनका फायदा। तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा नुकसान है। तुम कितनी पागल हो, तुम्हें क्या कर रही हो। मैं और बहुत सारी लेडीज तो एजेंट्स बन जाती हैं। एजेंट्स क्या, पूरा एजेंट्स ये ऑफ जो पेट्रियार्की। पैरा जो ये पूरा जो खेल है पैट्रियार्की का, वो हाँ। चलाया ही महिलाओं ने है। महिलाओं के इमेंसिपेशन में पूरा महिला मुक्ति आंदोलन रहा है, आधे से ज्यादा काम पुरुषों ने करा है, विशेषकर भारत जैसे देश में। वहां हुई होंगी वर्जीनिया वुल्फ, यहाँ पे किसने काम करा है? यहाँ राजा राम मोहन रॉय ने काम राजा करा राम है, मोहन रॉय ने किया है, यहाँ पर कर्वे ने विद्यासागर। काम करा है, यहाँ विद्यासागर ने काम करा है। यहाँ महिलाएं थोड़ी निकल के आई हैं। महिलाओं को भी नहीं, मुक्ति कुछ आई हैं लेकिन कम है। कम है। कहाँ सावित्रीबाई फुले हैं हमारे पास, सावित्रीबाई ठीक है, फुले हैं, हाँ। पर वो कम है। ज्यादा हमारे यहाँ पे महिलाओं के लिए भी पुरुष सामने निकल के आ रहे हैं, और उससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि महिला में पूरी सामर्थ्य है कि वो स्वयं अपने दम पर आजाद हो सकती है, और उसे अपनी सामर्थ्य को बस बस खड़ा करना पड़ेगा, उसको उसको सक्रिय करना पड़ेगा। मैं अपने दम पे जी सकती हूँ, इंसान हो भाई। इंडिपेंडेंस, बिकॉज बट वही दोबारा से एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाएगा कि जैसे ही आपने फ्रीडम मांगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आएगी। और बहुत सारी बातें बदलेंगी, बहुत सारी। जिस दिन महिला मनुष्य बन गई, उस दिन ये समाज ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। उस दिन पॉलिटिक्स वैसे नहीं चलेगी जैसे चल रही है। अर्थव्यवस्था भी वैसे नहीं चलेगी जैसे वो चल रही है। राष्ट्रों में झगड़े भी वैसे नहीं होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। आधी पॉपुलेशन का इनपुट आएगा भाई वहां पे। आज टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है, उसमें महिला क्या बोलती है? कुछ नहीं बोलती है। उसका क्या उसमें लेना देना है? लोग बोलते हैं लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता। भाई वो गाड़ी जो है वो एक पुरुष ने तैयार करी है, उसको पता है कि उसके 90% ड्राइवर पुरुष होंगे। इसीलिए उसकी जो हाइट और जितनी सारी चीजें हैं वो उसी तरह से डिजाइंड है। साइकोलॉजिकली भी वो जो गाड़ी है, उसका जो डैशबोर्ड है, वो मेल सेंट्रिक है। वुमन को उससे एडजस्ट करना पड़ता है। जब जो ब्रेक पेडल है, वो एक एक पुरुष के घुटने में और जांघों में जो जोर होता है उसके हिसाब से बना है भाई। कितनी दूरी पे उसके लीवर्स हैं, ये पुरुष को देख के बनाया गया है। और फिर आप कहते हो महिला को ड्राइविंग नहीं आती। कितनी हाइट पर उसकी विंड शील्ड है, ऐसे चलाते देखा मैंने महिलाओं को गाड़ी।
अब वो 5 फुट की है, उसको वो ऐसे बैठी है और उसको ऐसे करके देखना पड़ रहा है। महिला ने थोड़ी डिजाइन करी हो गाड़ी। उसके लिए डिजाइन भी नहीं हुई ना। तो सिस्टम तो देखिए तभी बनेंगे जब सिस्टम के अंदर लोग आएंगे। अब सिस्टम के अंदर लोग कैसे आएंगे, उसके लिए अगेन वही सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी, बस वो ये सहूलियतें, इनका लालच छोड़ दें। ये जो लालच है ना कि अभी सब चल तो रहा है, हाँ छोटा लालच, बहुत ये ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है। दूसरी बात, पाप होगा ना, पाप, परंपरा तोड़ेंगे तो पाप लग जाएगा। हाँ नहीं और बहुत बार हम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम महिलाएं जो एक्सेप्ट करती हैं वो इसलिए भी करती हैं कि शांति बनी रहे, शांति बनी रहे, शांति बनी रहे घर हम क्लाइमेट चेंज की परिवार बात करते हैं। दोस्तों के बीच में ना चीजें हिले नहीं, क्योंकि जैसे ही आप आवाज उठाओगे ना किसी भी चीज के लिए, आपने आवाज उठाई तो महिला को स्टेटस को यथास्थिति छोड़नी पड़ेगी, महिला को खुद डिसरप्शन करना पड़ेगा। डिसरप्शन डिमांड्स करेज एंड इट ऑल्सो डिमांड्स लेटिंग गो ऑफ आउटकम, कि जो भी होगा देखा जाएगा, उसे श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा अध्यात्म से ही आती है। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, पर इस पिंजड़े में तो नहीं रहना। हाँ, ये भाड़ में जाए, आगे जो होगा, जो भी होगा देख लेंगे, पर इससे जो भी होगा बेहतर ही होगा, नहीं भी बेहतर होगा कोई बात नहीं, ये श्रद्धा है। वी विल मैनेज। और नहीं मैनेज होगा तो मर जाएंगे, पर अभी जो चल रहा है इसको बदलना होगा। ये सूरत तो नहीं चल सकती। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको कि महिलाएं अगर सशक्त हो जाएं, इंसान बन जाएं, तो क्या बदलेगा। दुनिया में कार्बन एमिशन का जो दूसरा सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है एनिमल एग्रीकल्चर, मांसाहार। और दुनिया के हर देश में यह आंकड़ा मौजूद है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम मांसाहार करती हैं। अगर महिलाओं के हाथ में ताकत होगी, ये कितनी आपको भी फारफेच्ड बात लगेगी, पर ये है, महिलाओं के हाथ में ताकत होगी तो ये जो कार्बन एमिशन है ये भी कम होंगे। बहुत तरीकों से इस ग्रह को एक स्वस्थ संतुलन मिल पाएगा। ये जो हमने मैस्कुलिनिटी को बिल्कुल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, हाँ, बिना किसी लगाम के निरंकुश छोड़ रखा है कि तुम्हारे हिसाब से पूरा ग्रह चलेगा, तो उसी का नतीजा ये है कि आज हम क्लाइमेट डिवास्टेशन की कगार पर खड़े हुए हैं। वेरी ट्रू। दुनिया में जो इतनी लड़ाइयां हुई हैं, ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, ये महिलाएं लड़ रही थी क्या? होलोकॉस्ट के पीछे कोई महिला बैठी थी क्या? सही बात है। नहीं भाई, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किसी के भी पक्ष में नहीं है। अक्सर जो लड़के होते हैं या पुरुष होते हैं ना, वो उनको भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है ना। उन्हें लगता है कि बेटी को आज़ादी दे दी तो देखिए, अभी तो स्थिति आ गई है कि पुरुष खुद बहुत हद तक शोषित हो गए हैं। और जब मैं पुरुषों से बात करता हूँ ना, हुए हैं, हाँ, पर जब पुरुषों से बात करता हूँ, इतनी हाहाकार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मतलब हर उनको ये लगने लगा है, देखिए, उनको ये लगने लगा है कि वो शोषित है। जब पुरुषों से बात होती है तो मैं उनको बताता हूँ कि तुमको भले ही ये लग रहा है कि तुम डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन ये जो संबंध होते हैं, ऐसी चीज होती है कि इसमें कभी भी शोषक और शोषित का समीकरण नहीं होता। इसमें हमेशा शोषित और शोषित का होता है। तो तुम्हारे घर पर अगर तुम्हारी बेटी या बहू या पत्नी दबी हुई है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम भी चैन में जी रहे होगे। यस। तो महिलाओं वो प्रगति परिवार की कभी नहीं हो पाती, परिवार की नहीं हो पाएगी। और दूसरे, ये अध्यात्म में बहुत जो लोग घुसे हुए बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। हाँ। जिसको तुम अपना गुलाम बनाओगे तुम उसके गुलाम बन जाओगे, वो एक नियम है। तो पुरुषों की भलाई के लिए भी बहुत जरूरी है कि महिलाएं एक मनुष्य की तरह अपना सही स्थान हासिल करें। नहीं तो पुरुष भी दबे कुचले ही रहेंगे और उनकी भी हजार तरीके के रोग व्याधियां चलते ही रहेंगे। हाँ, हार्ट अटैक किसको ज्यादा होते हैं? पुरुषों को होते हैं। महिलाओं से 5 साल कम पुरुष जीते हैं। हजार तरीके के तनाव में पुरुष रहते हैं। मधुमेह पुरुषों को ज्यादा होता है। लड़ाई झगड़े में पुरुष सबसे आगे रहते हैं। और इन सब बातों का बहुत हद तक संबंध स्त्री पुरुष चीजों से है। जब आपका ये देखिए, क्योंकि स्त्री पुरुष संबंध ना जीवन की बड़ी केंद्रीय बात होते हैं, खासतौर पे जब आप शादी वगैरह कर लें। वो जो दूसरा व्यक्ति है वो जीवन के केंद्र के बहुत निकट आ जाता है आपके। फिर 90% ऑफ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर स्पाउस। ऑन स्पाउस, क्योंकि अब आपने अपने आप को उस व्यवस्था में डाल दिया जहां पे वो दूसरा ही आपके लिए बहुत कुछ हो गया है। आप कहीं जा ही नहीं सकते उसके बिना। बिल्कुल। तो जो लोग इन संबंधों में अतृप्त रहते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं, वो दुनिया में बड़ी हिंसा करते हैं। वो कहते नहीं है, वो टीचर अगर आके या कोई भी व्यक्ति आके क्लास में डांट दे, बॉस आके डांट दे, सबसे पहले लड़कर आया होगा घर पे। हाँ, बिल्कुल 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 एकदम। हिटलर ने जो करा,
न जाने कितनी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने इस पूरे विश्व युद्ध को किसी तरीके से वो शायद एक उसकी जो लड़की, हाँ उसकी जो प्रिमिटिव टेंडेंसीज थी उससे रिलेट करा है कि आप क्या सोच रहे हो कि आप एक महिला के साथ किसी तरह का व्यवहार कर रहे हो, उसका असर आप पे स्वयं पे नहीं पड़ेगा क्या? पुरुष स्वयं को भी खुद को भीतर से बर्बाद कर लेता है महिला के साथ एक प्रकार का व्यवहार करके। तो पुरुषों की भी भलाई इसी में है कि महिलाएं, जैसा कह रहा हूं, कि इंसान की तरह सामने आए। इतनी प्रजातियां हैं दुनिया में जीवों की, कहीं भी आपको नर मादा में उस प्रकार का समीकरण मिलता है क्या जो हमने बना दिया इंसानों में? हाँ, मोर सर्विंग वन जेंडर सर्विंग द अदर। मोर अपना काम करता है, मोरनी अपना काम करते हैं, और दोनों की अपनी अपनी धारा है, ना कोई किसी को परेशान कर रहा, ना कोई किसी पे हावी है। और जितनी प्रजातियां नर मादा सब में होते हैं, लेकिन कहीं भी उस प्रकार का वाहियात आपको कार्यक्रम मिलता है जो इंसानों में देखने को मिल रहा है। वो नेचुरल, जिसे कहते हैं ना, टेंडेंसीज ऑफ बीइंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो इनकोडेड है। हर आदमी बोलता है मुझे प्यार चाहिए। हर आदमी से मतलब स्त्री पुरुष दोनों। गुलाम से कैसे प्यार करोगे? या जो स्वयं गुलाम है वो तुम्हें कैसे प्यार करेगा? इक्वालिटी चाहिए ना उसके लिए। तो प्यार तो इक्वालिटी ज्यादा, आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, है ना, फ्रीडम। क्योंकि इक्वालिटी तो दो गुलामों में भी हो सकती है। हाँ, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो दो आजाद लोग ही आपस में प्यार कर सकते हैं। तड़पता हर आदमी है कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आजादी दूसरे को नहीं देनी। ना आजादी दूसरे को देनी, ना खुद आजाद होना है। तो प्यार कहाँ से आएगा जीवन में? और जब प्यार नहीं आएगा तो तुम पूरे पूरे प्लेनेट को, ग्रह को बर्बाद करोगे ही ना। फिर तुम हर तरीके से आवेशित रहोगे। कभी अपना गुस्सा, तुम हिंदू हो तो मुसलमान पे निकालोगे, मुसलमान हो तो हिंदू पे निकालोगे, है ना। इजरायली हो तो जाके मुसलमान पे निकालोगे। हम बात कर रहे थे फिलॉसफी की, तो साइकोलॉजी भी फिलॉसफी में ही आता है। तो आपको जाकर के बात फिर आपको फ्राइड से पूछना पड़ेगा ये सब कुछ, सिगमंड फ्राइड से। हाँ, कि जब आदमी भीतर से डिस्टॉर्टेड होता है, उसका जो एक क्या उनकी टर्म है, लिबिडिनस, लिबिडो, लिबिडिनस उसके लिए उन्होंने कि जो लिबिडिनस एक उसके आगे कुछ लगाते हैं वो, कि जब भीतर से एक लिबिडिनस डिस्टॉर्शन आ जाता है तो उसके बाद व्यवहार में न जाने कितनी तरह की विकृतियां आ जाती हैं, और वो पता भी नहीं चलेगा कि ये इसलिए है क्योंकि इसका जो लिबिडो है वहां से कनेक्टेड है। अब ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति एक धार्मिक कट्टरपंथी बन जाए, वो दिन रात कह रहा धर्म 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 धर्म। असली बात यह है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी घर की स्त्री से संबंध बहुत खराब है, इसलिए तुम धार्मिक कट्टरपंथी बने बैठे हो। बिकॉज यू नीड टू चैनलाइज, यू नीड टू पुट अ डोमिनेंस समवेयर, है ना। वहां पे आपको इसको चैनलाइज करने के लिए एक डोमिनेंस की जगह की जरूरत है। जहां आपको वो डोमिनेंस मिल जाएगा, जहां आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, वहीं पे उसको परस्यू करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप किसी को दबाते हो ना, तो वो भी ऐसे नहीं सह लेगा। ऐसी कौन सी बॉल है जिसे दबाओ वो उछलेगी नहीं। तो आप स्त्री को भी जो परेशान करके रखते हो, मैंने आपको बताऊं आचार्य जी, मैंने कितने ही परिवारों में देखा है, जवानी के समय में पुरुष अक्सर महिलाओं पे बड़े हावी रहते हैं। तूने ये नहीं किया, नमक में दाल ज्यादा, और ये और वो, हमारी सुनो, और सब चीजें, क्या खर्च कर दिया क्या नहीं। और जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद मैंने अक्सर देखा है कि एकदम डोसाइल, फिर वो महिला है ना, वो कहती है क्या खाली बैठे, यहाँ से उठो, यहाँ से वापस आके बैठो, है ना, एक क्या है ये? आप जिसको ऑपरेस कर रहे हो, आप तैयार कर रहे हो कि अब वो आपका ऑपरेशन करेगा, बस सीधी सी बात है। तो ये व्यवस्था चल रही है, और जो शुरू होती है बात घर के बेडरूम से, वो अंततः बन जाती है एक इंटरनेशनल एक्सप्लोजन। बिकॉज अल्टीमेटली बटरफ्लाई इफेक्ट, थिंग्स आर कनेक्टेड, howsoever we may not want them to be, but things are connected. मतलब मेरा दिल बहुत टूटा जब मैंने ये सारी, मैं इंस्टांसेस पढ़ती हूँ अखबार में, चाहे वो मणिपुर वाला हो गया, चाहे वो कितने सारी चीज़ें इस वक्त विश्व में हो रही हैं, तो जो उन सबको देख के समझ नहीं आता कि ये किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, कि इसमें किसी का फायदा नहीं है। इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। वो ऐसे है ना, वो बटन दबाया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम। हम जैसे निर्मित हुए हैं ना, प्रकृति ने एक बड़ा खेल खेला है। हमको हर्माफ्रोडाइट भी तो बना सकते थे ना। हर्माफ्रोडाइट मतलब हम ही से दोनों जेंडर्स एक में ही रहे, कुछ अलग कर दिया है, कुछ अलग कर दिया है।
तो इन दो को तो आपस में एक स्वस्थ संबंध बनाना ही पड़ेगा। ये हमारी जन्मगत विवशता है, अलग अलग पैदा ही किए गए हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे की उपेक्षा करके आगे निकल सके, क्योंकि मनुष्य दोनों में स्पीशीज सेम है, खून एक है, एक का खून दूसरे को चढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ स्वस्थता नहीं रहेगी और यहाँ जो एक 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 सहज रिश्ता हो सकता है वो नहीं बनेगा, तो यहाँ की बीमारी और यहाँ का तनाव, यहाँ का चिड़चिड़ापन, यहाँ की अतृप्ति इंसान को मजबूर कर देगी दुनिया में न जाने कितने तरीके के उत्पाद करने के लिए, जो 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 सहज संतोष एक महिला को एक पुरुष के साथ मिल जाता है, या पुरुष को एक महिला के साथ मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है, सहज बात करके मिल जाता है, साथ बैठ के मिल जाता है, एक स्वस्थ वार्ता से मिल जाता है, साथ बैठ के बस कुछ नहीं चाय पिए, वो नहीं है जीवन में। तो फिर इंसान न जाने क्या क्या कर सकता है। इंसान जाकर के हो सकता है कि 10 एकड़ के जंगल काट दे, 10 एकड़, और ये सब होता है, इसी से होता है। देखिए, जब जिंदगी के जो जो सहज आनंद होते हैं, आप उसी से वंचित हो जाते हो ना, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं पालते हो, आप जबरदस्त तरीके से एम्बिशियस हो जाते हो। और यही कारण है कि लव और एम्बिशन साथ साथ नहीं चलते। आपको अगर किसी को एम्बिशियस बनाना है तो उसे प्रेम से वंचित कर दीजिए, वो एम्बिशियस बन वो जाएगा। एम्बिशियस बन जाएगा। प्रेम रहेगा तो एम्बिशन हमेशा कंट्रोल रहेगी, और एम्बिशन और डिस्ट्रक्शन साथ चलते हैं। प्रेम नहीं है इसलिए एम्बिशन है, और एम्बिशन है इसलिए डिस्ट्रक्शन है। और प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम तो दो आजाद लोगों में हो सकता है, दो गुलामों में तो क्या प्रेम होगा? वो तो दो कैदी है, मजबूरी है, उनकी साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं। तो जो पूरा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी है, वो सब कुछ ही निकल एक बहुत छोटी सी चीज से रहा है कि स्त्री पुरुष संबंध स्वस्थ नहीं है। दो इंडिविजुअल्स के बीच में बात नहीं हो रही है, वो दो रोल्स के बीच में बात हो रही है। मेरे पास मेरी स्क्रिप्ट है, मेरे पास मूंछ है, तेरे पास तेरी स्क्रिप्ट है, तेरे पास चोटी है। अब ये चल रहा है। The script has to be neutralized. Who wrote the script? Where did it come from? It has to be neutralized. नहीं, पर ये ताकत आएगी कहाँ से? जब दिखेगा कि ये स्क्रिप्ट मेरी अपनी नहीं है। क्योंकि मतलब मैं अपनी तरफ से खैर बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बात पे एम्फेसाइज किया जाए जहाँ पे लड़कियों में शायद कोई हिम्मत आए, है ना, कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या जो चीज़ें तुम्हें साफ साफ समझ में आ रही हैं उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। क्योंकि तुम स्टैंड नहीं लोगे, कभी कोई भगत सिंह, राजा राम मोहन रॉय नहीं रहे होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी जनरेशन को तो वो स्टेप लेना पड़ेगा। तो ठीक है, एवरीथिंग डिमांड सैक्रिफाइस, तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट सैक्रिफाइस। बहुत सारी बातें उन्हें भूलनी पड़ेंगी, बहुत कुछ जो उनको बता दिया गया है ना, उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। ये हिम्मत लानी पड़ेगी। हिम्मत भी नहीं चाहिए होती, सहजता चाहिए होती। जब दिख जाता है कि ये कहाँ से आया, तो वो फिर अपने आप आदमी उसको छोड़ ही देता है। कहाँ छोड़ते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक दिख नहीं पा रहा ना कि वो कहाँ से आया। ये जो पावर है ना इनसाइट की, ज्ञान की, बहुत तगड़ी होती है। जैसे ही दिखाई देगा कि मैं बिल्कुल वही कर रही हूं जो मेरी माँ इस समय कर रही थी, और वो क्यों कर रही थी? क्योंकि दादी करवा रही थी। जब ये दिखाई देता है, वो जो क्षण होता है वो ऐसा होता है, वो सडन बोल्ट ऑफ थंडर, मतलब चक्षु खुलना, अचानक बिजली कड़क गई है और जो कुछ नहीं दिख रहा था सब दिख गया है। और उसके बाद असंभव हो जाता है किसी व्यर्थ के कचड़े को ऐसे पकड़े रहना, सब छूटता है। इतने लोगों के साथ हुआ है, पीढ़ियों से मांसाहारी हैं। एक दिन दिख गया कि जब यहाँ पे छुरी लग रही थी तो उसकी आंखें कैसी थी। एक पल था, हो गया। अब वो कोशिश भी कर ले तो नहीं खा सकते। कुछ ऐसा दिख गया जिसको अनदेखा नहीं कर सकते। जो दिखना है, दैट सीइंग, दैट्स एट द कोर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो जो शब्द कहे जाते हैं महिलाओं को, उनके पीछे के अर्थ जब वो डिकोड करना सीख जाएंगी, कि किसी ने आपको कहा बहुत सुंदर हो, है ना, हाँ। तो सुंदर शरीर, अगर वो आगे की बात कहें, सुंदर विचार, शरीर किस अर्थ में सुंदर हो? आप जाके किसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो कहेगा सुंदर माने मोर फिट फॉर प्रेगनेंसी, बस यही होता है मतलब, और कोई नहीं मतलब होता सुंदर का। सुंदर की डेफिनेशन क्या है? खैर वो तो अपने आप में ही सब्जेक्टिव है।
लेकिन जो सामाजिक अर्थ में किसी को सुंदर बोला जाता है, लड़की बहुत सुंदर है, उसका जो सारा संबंध तो है, ये मेरे को तो लगता है कि आपने ज्यादा किसी को इस उसमें ढांचे में आप फिट करते जाओगे, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि अब उसे एक ऐसी चीज आपने दे दी जहां पे उसे इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो बाकी जगह काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए फिर जब आप अध्यात्म में आते हो तो वहाँ पे ये जितने शब्द होते हैं ना, इनके आपको नए और शुद्ध अर्थ दिए जाते हैं। तो सौंदर्य माने क्या? अब जो गीता में मेरे साथ प्रतिभागी हैं, आप उनसे किसी से बात करेंगे तो आपको सौंदर्य का दूसरा अर्थ बताएंगे। मैंने आपसे कहा था हम उनकी परीक्षाएं लेते हैं, महीने में 8-9 तो परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें एक प्रश्न ही आ जाएगा कि सौंदर्य की क्या परिभाषा, ABCDEF। अब उसमें 5-6 विकल्प होंगे और उसमें से कितने भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 6 भी सही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता एक है। तो यूपीएससी पैटर्न पे हो गया एकदम। हाँ, और नेगेटिव मार्किंग ऐसी नहीं होती कि बस 1/3 या 1/2। हाँ, वो कुछ भी अगर गलत करोगे तो बहुत भारी नंबर कटते हैं। हम कहते हैं देखो जिंदगी में भी कुछ गलत चुनते हो तो बहुत भारी चोट पड़ती है ना। तो ये जो एग्जाम है ये जिंदगी का सिमुलेशन है। और नहीं भी यहाँ चुनते हो तब भी। हाँ, दोनों मामलों में तुम्हें चोट पड़ेगी। सही को छोड़ दिया उसमें भी कटेंगे और बहुत सारे काटेंगे, और गलत को चुन लिया तो भी काटेंगे। तो फिर वहाँ सौंदर्य की 6 परिभाषाएं होंगी। अब उसमें दिमाग लगाओ, सोचो कि वास्तव में सौंदर्य का क्या मतलब होता है। और जब आप उसमें इतना दिमाग लगाते हो तो फिर उसके बाद अब जो कोई आके आपसे बोल देगा ना, ए ग्रेट गॉर्जियस, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट ऑन योर लुक्स एंड दिस दैट, आप उसको सुन ही नहीं पाओगे, हंस दोगे या कहोगे ये छिछोरा आ गया। तो वो फिर आप आगे निकल जाते हो उन चीज़ों से। हाँ, वो बात आपको असर ही करना बंद कर देती है। असर करना बंद कर देती है क्योंकि आपने देख लिया है कि वो जो पुरानी गंदगी है वो कहाँ से आ रही थी, और कुछ नया भी आपके लिए अब खुलने लग गया है। तो वो जो इसे कैसे लेकर आए एजुकेशन सिस्टम में? मतलब मैं बहुत लंबे समय से बहुत विचार इस चीज में मेरा रहता है कि किस तरीके से ये जो हमारी, चाहे आप इसे फिलॉसफी कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, जो भी हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, हाउ टू इंक्लूड इट इन एजुकेशन। बिकॉज बच्चे तो बिना इस एजुकेशन के चल रहे हैं ना, झाड़ झंझाड़ कितने भी उगा लो। 15 साल पहले मैंने बोला था किसी मंच से कि एजुकेशन ऑफ द सेल्फ इज 100 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ योर एजुकेशन पुट टुगेदर। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आत्मज्ञान का कोई स्थान नहीं है, इसलिए समस्या आ रही है। आत्मज्ञान के साथ भाषा में शब्द भले ही ये रहें पर उनके अर्थ बिल्कुल अलग और उन्नत हो जाते हैं। सौंदर्य का नया शब्द आ जाएगा, बेहतरी का नया अर्थ आ जाएगा, करुणा का अलग अर्थ आ जाएगा, सहजता का अलग अर्थ आ जाएगा, साहस का अलग अर्थ आ जाएगा। तो जब हम जान पाते हैं कि किसी चीज का वास्तविक मतलब क्या है तो अब झूठ में फरेब में नहीं फंसते हैं। प्रेम का अलग अर्थ आ जाएगा। बाकी सब हटाइए, मैं का अलग अर्थ आ जाएगा। मैं हूं कौन, जो मैं खुद को सोचता हूं। हमारी देखिए पूरी जिंदगी इन कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। कैरियर, नौकरी, पैसा, परिवार और सुख और धर्म और इज्जत, है ना, और प्यार, यही सब है। अब मैं लोगों से चुनौती देके बोला करता हूं कि ये जो 5-10 शब्द हैं जो तुम्हारे जीवन के केंद्र में हैं, तुम इनका अर्थ बता दो बस ठीक ठीक, और फिर एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, सांप सूंघ जाता है। क्योंकि जिन शब्दों को लेके तुम जी रहे हो, सही बात तो ये है कि तुम्हें उनका मतलब ही नहीं पता है, पर तुम उन पर जी रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें प्यार नहीं मालूम क्या है, पर तुम प्यार के लिए जान देने को तैयार हो। तुम्हें नौकरी, करियर, पैसा पूछूं, तुम नहीं जानते ये क्या होते हैं, पर तुम उनके लिए पैसा दे रहे हो। मैं कह रहा हूं धर्म तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, तुम धार्मिक उन्मादी बने हुए हो। जानते तुम कुछ नहीं हो, पर तुम उसमें इन्वेस्टमेंट पूरा कर रहे हो। तो ये तो पागलपन है ना। जिस कंफ्यूज्ड फिलॉसफीज, एवरीवन इज अ फिलोसोफर, एवरीवन इज अ फिलोसोफर, सबकी एवरीवन इज अ अपनी एक फिलोसोफर, दृष्टि होती है। बिल्कुल। और बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंफ्यूज्ड फिलॉसफीज। कहा जाए लिख दो, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। सारी समस्या ये है कि लिखवाया नहीं जा रहा। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में ये जो एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, इनर एजुकेशन, जिसमें ये सब मुद्दे होंगे। सेल्फ 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 माने क्या? मैं हूं कौन, मैं कहां से आ गया, मेरे विचार कहां से आते हैं, भावनाएं कहां से आती हैं। जब मैं कहता हूं मुझे कुछ बुरा लग गया, मैं हर्ट हो रहा हूं, वो हर्ट चीज क्या होती है? क्या हर्ट हुआ है? क्या हर्ट हुआ है? ईगो हर्ट हुई है, सेल्फ हर्ट हुआ है, बॉडी हर्ट हुई है, क्या हर्ट हुआ है? अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से क्यों हर्ट होते हैं, ये क्या माजरा क्या है पूरा, ये समझना। और ये समझना माने ये कोई स्मृति में रखने वाली चीज़ नहीं है कि मैंने समझ लिया बस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें अभ्यास चाहिए। क्योंकि ये सफाई की तरह है, आप जान लो, सफाई हो गई, वो फिर गंदा हो जाता है, फिर सफाई करनी पड़ती है। तो कम से कम जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके 10-15 साल ये एक पैरेलल पाठ्यक्रम चलना चाहिए
सेल्फ एजुकेशन का, इनर एजुकेशन का, तब जाकर के हमें लोग मिलेंगे। It needs to be done and I think मतलब इस करिकुलम का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं और वही करिकुलम है, उसको अब तो लगभग 20 साल होने को आ गए, वही उसको बेहतर करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी भी चल रहा है कार्यक्रम हमारा। दुनिया की सबसे बड़ी जो गीता परीक्षा है अभी 1-2 महीने पहले आयोजित करी थी, और वो कोई एक चीज़ नहीं है, आपसे कहा ही कि वो लगातार होती रहती है, हफ्ते में 2-3 बार हो जाती है। तो बट जरूरी है, मतलब इट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। नहीं तो आपकी एजुकेशन सिर्फ ये है कि एक सामाजिक तुम बन लोगे, स्लेव बन लोगे, सामाजिक गुलामगिरी कर लोगे कि समाज को अगर कपड़ा चाहिए तो तुमको तैयार कर दिया जाएगा कि तुम कपड़ा कैसे बनाओगे। गुलामों की गुलामी कर रहे हो, और उसको बोला जाएगा एजुकेशन है। एजुकेशन है कि समाज को जूतों की जरूरत है, बेटर जूते कैसे बनाओगे, तो बेटर जूते बनाना तुम सीखो। बच्चा जो है वो फिर समाज की ज़रूरतें पूरे करने के काम आ रहा है, इसको हम बोलेंगे एजुकेशन चल रही है। ये एजुकेशन, और समाज की ज़रूरत क्या है, कोई वास्तविक ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत भी वही है, बस माई डिज़ायर, मुझे पसंद है जो मैं जानता भी नहीं हूँ मेरी पसंद कहाँ से आ रही है, उसको मैंने ज़रूरत का नाम दे दिया है। सच में बहुत बुरा वो है। जिसे कहते हैं ना कि द काइंड ऑफ, एक तो जो ब्रह्म के ऊपर माया थी ही, जो ये व्यवहारिक लेवल पे हम कहते हैं ना कि भाई शंकराचार्य ने बात करी 3 लेवल हैं, प्रतिभासिक, व्यवहारिक और परमार्थिक, है ना। व्यवहारिक लेवल की तो माया थी ही, हमने उस माया में भी एक और माया नहीं घुसेड़ दी है, जिसे कहते हैं द सुपर माया। नहीं तो वो जो प्रातिभासिक तल है वो यही तो है, वही है। तो पहले तो अब उसको तोड़ो, पहले तो व्यवहारिक पे लेकर आओ। अब एक लेवल ऑफ चैलेंज और बढ़ गया है। बस वही है असल में सारा। देखिए जो माध्यमिकों का शून्यवाद था, उसको शंकराचार्य ने यही करके तो आगे बढ़ाया ना, क्योंकि उन्होंने 2 ही तल दिए थे, व्यवहारिक और पारमार्थिक। आचार्य शंकर ने उसमें एक नीचे वाला जोड़ा, बोले कि ये दोनों तो जो हैं ये बहुत ऊंचे तल है। शायद दुनिया के 90-95% लोग पारमार्थिक तो मतलब अचिंत्य है, वो अचिंत्य है, वो व्यवहारिक पर भी नहीं जीते, वो जीते हैं प्रातिभासिक माने इमेजिनरी तल पर, मेंटल तल पर। वो तथ्यों में भी नहीं जीते, वो फैक्ट्स में भी नहीं, मटेरियल में भी नहीं जीते, उनका मेंटलिज्म है, मटेरियलिज्म भी नहीं है, वो अपनी ही कल्पना में जीते हैं। और अगर उनको बस उठा करके तथ्यों में भी ले आ दो तो तथ्य सत्य का द्वार बन जाते हैं। जो पूरे तरीके से व्यवहारिक जीवन को बिना कल्पना के जीने लग जाए, जो तथ्यों को सचमुच जानने लग जाए, वो जल्दी ही पाएगा कि वो पारमार्थिक के लिए तैयार है, वो मुमुक्षुत्व वाला जो उसका लेवल है वो आ जाएगा। अभी जो पूरा खेल चल रहा है वो खेल चल रहा है प्रातिभासिक, हर आदमी की कामनाएं पूरी करो। यानी कि मतलब इसका एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे जो दुख परेशानियां जैसे आजकल की जो जनरेशन फेस करती है, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिस एंड दैट, मोस्ट ऑफ इट इज द क्रिएशन ऑफ देयर ओन माइंड्स। ये जिस चीज के प्रति आप कामना कर रहे हो, पहली बात तो बहुत सारी चीजें उसमें से असली नहीं है, जो असली है भी उसके लिए आप रियल एफर्ट नहीं कर रहे हो। जब आप रियल एफर्ट नहीं कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल पेन बन जाएगी आपका। इसको थोड़ा सा और मैं बदल के कहूंगा, आपने कहा सफरिंग इज द क्रिएशन ऑफ माइंड, इसको समझिए ऐसे कि माइंड इटसेल्फ इज द क्रिएशन ऑफ इग्नोरेंस। बिल्कुल। आप जिसको अपना मन कहते हो ना, मन, वो मन ही आपके भीतरी अंधेरे से, अज्ञान से आया है या झूठे ज्ञान से आया है। मन माने क्या होता है? कोई कहे मेरा मन ऐसा कर रहा है, मन माने जो कुछ मन में चल रहा है वही मन है। जो कुछ भी मन की सामग्री है वही मन है। किसी के मन में 4 लोगों का चेहरा है, किसी के मन में रुपयों की गड्डी है, किसी के मन में भविष्य की कोई सफलता है, किसी के मन में अतीत के कुछ घाव हैं। तो ये सब मन के भीतर बैठी हुई सामग्री है, जो चीजें आपने इकट्ठी कर ली है, वही मन है। भाई जिसे योग के अंदर वृत्ति कह दिया है। वृत्ति तो होती है संचयात्मक, जो इन चीजों को अपने से जोड़कर देखती है। वही कि वृत्ति जो आपका चित्त था वो तो था ही। अब उसके अंदर जो भी बदलाव आप लाए जा रहे हो, मैं वृत्ति हूँ। मैं वृत्ति हूँ, और ये जितनी चीजें हैं, ये 5 और ये मन है, और इनको मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ। क्योंकि वृत्ति ही क्या होती है? संचयात्मक। अहम वृत्ति कहती है कि मुझे
स्वयं को इनसे जोड़कर देखना है, क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, इनसे जुड़कर पूर्ण हो जाती पूर्ण हो हूँ। जाऊंगा। तो ये सब मन है, ये मन का दायरा है। जिन जिन चीजों से हम अपने आप को जोड़ के रखते हैं वो चीजें हमारा मन बन जाती मन हैं। बन जाती है। वही मन, इसीलिए मेरा मन आपके मन से अलग होगा, सबका मन अलग है, और मन भी बदलता रहता है। मन के बहुतक रंग हैं, पल पल बदले सोए, है ना। मन बदलता भी इसीलिए रहता है क्योंकि मैं कभी इससे जुड़ता हूँ, कभी इससे जुड़ता हूँ, तो जो मन का जो पूरा भंडार है उसमें चीजों का आवागमन चलता रहता है। तो मैंने रखा ही क्यों इन चीजों को मन में? क्या ये मेरे काम आ रही हैं? मन का ही निर्माण इग्नोरेंस से हुआ है। मुझे मना करा गया है कि शक्कर मत खा लेना, और ये सब शक्कर शक्कर की चीजें मैंने रखी हुई है क्यों? क्योंकि पसंद है तो वो पसंद, अटैचमेंट। मन में वो सब कुछ है जो इस झूठी धारणा से आ रहा है कि इससे जुड़ करके कुछ लाभ हो जाना है, इससे जुड़ के कुछ लाभ हो जाना है। पैसा चाहिए क्यों? तृप्ति मिल जाएगी। नया घर चाहिए क्यों? इज्जत मिल जाएगी। और उन सब से तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम सचमुच चाहते हो। तुम सचमुच क्या चाहते हो, इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम हो कौन। मैं क्या चाहता हूं, इसके लिए पहले ये तो पता चले ना चाहने वाला कौन है। वही ना पता हो तो वो चाहेगा क्या? तो चाहत सब उल्टी पुल्टी होगी। कुछ भी चाह रहे हो, जैसी हवा चल गई वही चाहने लग गए। किसी ने विज्ञापन दिखा दिया, चाहना शुरू कर दिया। सामने से कोई चेहरा गुजर गया, चाहना शुरू कर दिया। किसी कमिश्नर की गाड़ी गुजर गई सामने से लाल बत्ती लेकर, तुमने भी चाहना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा भी कमिश्नर बन जाए। सही बात है। तुम्हारी चाहतों पर तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं होगा। चाहते बस इधर उधर से आएंगी, तुमको उड़ा कर ले जाएंगी। जो लोग चाहते हैं, मैं उनसे कई बार पूछता हूं कि क्या तुम चाहते थे कि तुम ये चाहो? आज जो तुम चाह रहे हो, ये क्या तुम चाहकर चाह रहे हो, या तुम्हारी चाहते रैंडम है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये चाहत तुमने चाही थी क्या? Is it your real desire or what is a implanted desire? इम्प्लांटेड। वो उनको नहीं पता होता कि वो क्यों चाह रहे हो। कर पता नहीं, वो चाह तो रहे हैं। क्या ये काफी नहीं है कि हम चाहते हैं? नहीं, ये काफी नहीं है कि तुम चाहते हो, क्योंकि इंसान एक अद्भुत प्राणी है। उसको बहुत व्यर्थ की चीजें चाहने के लिए मजबूर करा जा सकता है, चुपके चुपके। कंडीशनिंग, एग्जैक्टली। आपको नहीं पता चलेगा। आपके मन में संस्कार डाल दिया गया है कि फलानी बात जरूरी है, फलाना काम महत्वपूर्ण है, फलाना रीति रिवाज, रूढ़ी, फलानी परंपरा, अंधविश्वास पूरा इसी पे चलता है। कोई पूछे कि तुम उसको सम्मान देते हो, क्यों देते हो? नहीं पता। कोई कहता है कि जिंदगी में इस मुकाम पर आकर ये काम करना जरूरी है। मैं पूछता हूं कैसे पता? नहीं पता। नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर है। और जो है उसके पीछे जान लड़ा देनी है। मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे तो ये चीज बनना है, मुझे उसकी जान लेनी है, मुझे उससे आगे निकलना है। तुम्हें कैसे पता कि ये सब तुम्हें करना चाहिए? हाउ डू यू नो? तो फिर फिलोसफी में किस में आ जाता है? एपिस्टेमोलॉजी में आ जाता है, ज्ञान मीमांसा। अब वो जीवन में है नहीं हमारे, तो सब पता कुछ नहीं है कि कहां से आया। पर ठीक है भाई, दर्शन होता है, उसमें हम सबसे पहले ये कहते हैं ना कि कौन से प्रमाण स्वीकार किए जाएंगे, कौन से प्रमाण स्वीकार करे जाएंगे। ये तुमने किस पद्धति से जाना? कोई दर्शन आप बता दीजिए, भारत का ही नहीं पूरे विश्व भर में, जहां चाहत प्रमाण स्वीकार्य हो। भाई कहीं पर बात हो जाती है श्रुति प्रमाण की, अनुभव प्रमाण की बात हो जाती है, तमाम अनुमान प्रमाण भी, अनुमान भी चल जाता है। ये कल्पना प्रमाण कहीं चलता है क्या? ये कामना प्रमाण कहीं चलता है क्या? कहीं नहीं चल सकता। हाँ, पर आम आदमी की जिंदगी कामना प्रमाण पे चलती है। तुम्हें कैसे पता कि वो चीज तुम्हारे लिए ठीक है? क्योंकि वो मेरी कामना है, कामना ही प्रमाण है। ये क्या है? ये क्या है? तो बेसिकली सारी लड़ाई ठीक गलत की तो चल ही नहीं रही है, वो वांट और नॉट वांट इसकी चल रही है। एंड यू डू नॉट नो वेयर योर वांट्स आर कमिंग फ्रॉम। That's a very horrible thing. So this means we are even the wanting the other things want us to want. They want you to want something, and even they do not know why they want you to want this. कितना मतलब confused state of being, and that is why the problems are there. That is why the problems are there. वरना ये इतनी confused state होने की कोई जरूरत नहीं थी। सबको चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको बेचने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाता है। वो तो मिल ही जाएगा, वो तो डिमांड ड्राइव सप्लाई। और जो बेच रहा है वो ऊंचे दामों पे बेचेगा। जितनी उग्रता और तीव्रता आपकी कामना में होगी, उतने ही मोटे दाम आपसे वसूले जाएंगे, है ना। तो आप लुट भी रहे हो। आप जब लुट रहे हो तो कोई है जो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और शक्तिशाली होता जा रहा है, तो उसमें आपको लूटने की सामर्थ्य और बढ़ती जा रही है। जब सामर्थ्य बढ़ती जा रही है तो आपको और तैयार करता जा रहा है कि तुम और लुटो। सही बात है। ये चल रहा है बस दुनिया में इस समय कुल मिला करके।
लेकिन ये बात की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि लोगों की जैसे रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा कॉमन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पीपल हैव लॉस्ट द लव और द एसेंस इन रिलेशनशिप्स। जैसे चाहे कोई भी हो, चाहे माँ बाप और बच्चे हों, पति पत्नी हो, फ्रेंड्स हों। जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग जिस तरीके से अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट किया करते थे, बात करते थे कि कोई बात हो रही है तो दिल खोल के बात कर रहे हैं, आजकल नहीं करते हैं। ये जो कनेक्शन है ये इतना ज़्यादा लूज हो गया है और इसके कारण लोग अकेले हो गए हैं, इसके कारण लोग ज़्यादा परेशान, डिप्रेसिव और ये सारी जितनी टाइप की चीज़ें ये सब हो रही हैं। तो जब हम खुद को नहीं जानते ना तो हमारे पास बस डिजायर होती है, क्योंकि भीतर एक जबरदस्त तरह का खोखलापन है जो चिल्ला रहा है मुझे भरो मुझे भरो। तो हमारे पास बस कामना होती है कि सामने से कोई भी चीज़ उठा के उसको भर दूं। बड़ा बड़ा यहाँ पे छेद सा है, वॉइड है, उसको किसी तरीके से पूरा करना है। यही फंडामेंटल इग्नोरेंस है कि मैं अपूर्ण हूं और बाहर से संसार से कुछ ला करके स्वयं को मैं पूर्ण भर कर लूं। लूंगा। और अगर संसार से नहीं कर सकता तो मैं किसी ईश्वर से ले आकर के अपने आप को पूर्ण कर लूंगा, कहीं से कुछ ले आके मैं अपने आप को। तो जिसको हम रिलेशनशिप भी कहते हैं ना, वो बस डिजायर होती है। मेरी किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, बस डिजायर होती है। जहां डिजायर लगता है कि पूरी हो रही होगी, वहां हम एक रिश्ता बना लेते हैं। आई लव चिकन, डिजायर है क्योंकि मुझे उसे खाना है। अब ये सुनने में कड़वा लगता है, पर क्या करें। नहीं, सत्य तो सत्य ही है। तो है ना, जबान को ही नहीं कानों को भी थोड़ा कड़वाहट की आदत डालनी चाहिए। हमें ये वाला डायबिटीज हो गया है, कानों का मधुमेह। ये बस मीठा ही मीठा मांगते हैं। तो कहाँ किसी का किसी से कोई रिश्ता है। वेदांत की, भगवत गीता की मूल बात है निष्कामता। निष्काम। कहाँ निष्कामता है? जिस किसी से मेरा रिश्ता है मुझे उससे कुछ चाहिए, और जिस दिन वो मिलना बंद हो जाता है रिश्ता टूट जाता है। कहाँ कोई रिश्ता बन पाता है जहां मैंने गणित ना चलाया हो, हिसाब ना गिना हो कि इससे कितना पाऊंगा, बदले में कितना दूंगा, तो मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मजेदार बात क्या है? मेरा इससे रिश्ता है। और ये भी एक चैतन्य जीव है, मान लीजिए। मेरा इससे रिश्ता है। मेरा गणित कहता है इस रिश्ते में मुझे मुनाफा हो रहा है, तभी तो मैंने रिश्ता करा है। उसे भी ऐसा लग रहा है, उसको भी लग रहा है कि उसका मुनाफा हो रहा है। हो दोनों में से किसी का नहीं रहा है। और धीरे धीरे बात खुलती जाती है। जब खुलती जाती है तो रिश्ते में कड़वाहट और टकराव बढ़ता जाता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है अरे मैं तो लॉस में हूँ। मुझे लगता है उसने मुझे ठग लिया, उसे लगता है मैंने उसे ठग लिया। ठगा दोनों में से किसी ने किसी को नहीं है। माया महाठगनी हम जानी। माया ने दोनों को ठगा है। दोनों एक दूसरे को ठगे जाने के निमित्त मात्र हैं। सही बात है। तो ये जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, इसमें किसी के लिए कुछ नहीं होता और समय बर्बाद जाता है, जीवन व्यर्थ जाता है। बस जो वास्तविक रिश्ता होता है वो उस चीज से होगा, या उस इंसान से होगा, या उस किताब से होगा, या उस प्रक्रिया से होगा, उस जगह से होगा। कोई भी चीज जिसे आप रिश्ता बनाते हो वो उससे होगा जो आपको सच्चाई के पास ले जा सके। और सच्चाई से मेरा क्या मतलब है? अपने भ्रमों को काटना ही है सच्चाई के पास जाना। जो किताब आपका मनोरंजन करती हो सिर्फ फिक्शन है, हवाई बातें, कल्पना, कहानी, किस काम की है वो आपके? धर्म जिसमें कहानियां भरी पड़ी हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक राजा था, मिथोलॉजी ऐसा हुआ, जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकल के आ रहा, जिसमें से कुछ आप सीख भी नहीं सकते हो, किस काम का है वो? आपको संबंध भी वो चाहिए व्यक्ति से, आपको ग्रंथ भी वो चाहिए, आपको नेता भी वो चाहिए, आपको मित्र भी वो चाहिए जो थोड़ा आपको झंझोड़ता हो, जो आपको आईना दिखाता हो, जो आप में साहस भरता हो कि खुद के खिलाफ जाओ। तब तो जाकर के कोई रिश्ता है, नहीं तो वो तो फिर वन हु हेल्प्स यू प्रोग्रेस। एंड प्रोग्रेस इज इन सेल्फ डिसोल्यूशन। हम दोस्त वो बनाते हैं जो हमें मदद करे वैसा ही बने रहने में जैसे हम पहले हैं, जो हमारी तारीफ करे। तो मैं चोर हूं तो एक ऐसा आदमी चाहिए मुझे चोरी की तारीफ करे, वो मेरा दोस्त हो जाएगा। मैं मटनबाज हूं तो मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो कहे कि जो साथ बैठ के खाता हो, और जानवर काटो, साथ बैठ के खाएंगे, वो मेरा दोस्त हो जाएगा। तो ये हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिजायर। उससे कोई फायदा नहीं होता किसी को। पति पत्नी है, वो रिश्ता कैसे बनाते हैं?
हमको पता है वो कैसे बनाते हैं। वो वही व्यक्ति है ना जिसने बाकी सारे रिश्ते जीवन में बनाए थे, वो उसी पद्धति उसी पैटर्न पर आगे चल करके अपने लिए पत्नी भी चुन लेता है। तो फिर उस रिश्ते का भी वही हश्र होता है जो उसके बाकी सब रिश्तों का हुआ था। जैसे उसने अपने लिए कॉलेज चुना था, जैसे उसने अपने लिए नौकरी चुनी थी, जैसे वो अपने लिए शर्ट चुनता है, जैसे वो अपने लिए एक मूवी चुनता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ऐसा एनालिसिस जिसमें कोई बेनिफिट अंततः है भी नहीं, है भी नहीं। और यही काम इधर से पत्नी भी कर रही होती है। तो अंततोगत्वा दोनों बस ये सब इंटरनेशनल लड़ाइयां भी हो रही हैं, क्या हो रही हैं, दो पक्ष हैं, दोनों लड़ रहे हैं। दोनों को ही लग रहा होगा ना कि दोनों का ही फायदा है लड़ने में, और दोनों शायद सही हैं। पहली बात तो हम सही हैं क्योंकि दोनों की अपनी कामनाएं हैं और कामनाएं सेक्रेड है। मेरा अपना राष्ट्रवाद है, तुम्हारा अपना राष्ट्रवाद है। तुम कहते हो तुम्हारा राष्ट्र एकदम महान है, मैं कहता हूँ मेरा राष्ट्र सर्वोच्च है। तो हम तो अपनी अपनी जगह सही है। माई नेशन इज द बेस्ट, मेरा राष्ट्र सबसे महान। और दूसरा, लड़ाई हम जारी रख रहे हैं, साल 2 साल बीत रहे हैं, दुनिया में 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। दोनों को यही लग रहा होगा, दोनों पक्षों को। हाँ। उसको भी लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूँ, इसको भी लग रहा होगा मैं जीत रहा हूँ, नहीं तो सीज फायर ना हो जाता। सही बात है। और नहीं में मैं जीत रहा हूं तो लड़ाई को और बढ़ा करके मुझे कुछ तो लाभ हो रहा है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों को लाभ हो रहा हो। लाभ किसी को नहीं हो रहा है। बेवकूफ दोनों बन रहे हैं। डिसेप्शन एवरीवेयर, सेल्फ डिसेप्शन। हम बिल्कुल सिद्धहस्त हैं स्वयं को ही मूर्ख बनाने में। हाँ, किसी और की जरूरत ही नहीं है। किसी कोई अद्वैत वेदांत कहता है कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा कोई कहां से आएगा बेवकूफ बनाने। तो एक सबसे जो उसकी लाइन है अद्वैत वेदांत की, जब गुरु कहता है तत्त्वमसि, तो जो डिसाइपल होता है वो मानता है अहम ब्रह्मास्मि। तो जो अहम ब्रह्मास्मि का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी नजर में क्या है? क्योंकि जैसे मैं तो बड़ा साइंटिफिकली उसको समझने की कोशिश करती हूँ। आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी बात है। देखिए, शुरुआत कहां से होती है, आम आदमी कहां पर खड़ा हुआ है? अहम, अहंकार और वो संसार। ये है अहंकार और वो है संसार, और ये दोनों अलग हैं। कोई आपको आदमी नहीं मिलेगा साधारण सेन नॉर्मल जो पागल खाने में ना हो, जो बोले कि मैं और ये एक है। कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना? फिलोसोफर मिल जाएगा। तो वो भी पढ़ाता होगा, मानना मुश्किल है। तो मैं हूं और वो है, अलग अलग है, ठीक है। ये द्वैत है, ये डुअलिटी है, यहां से शुरुआत होती है। और फिर आप देखना शुरू करते हो कि मैं जिसको अलग बोलता हूं वो तो पूरे तरीके से उसका निर्माण है। मेरे विचार कहाँ से आ रहे हैं? संसार से आ रहे हैं। ये देह कहाँ से उठी है? मिट्टी से उठी है। ये देह जाएगी कहाँ? को भी मिट्टी में जाएगी। क्या मुझ में कोई जीवात्मा है? नहीं, बिल्कुल कोई जीवात्मा नहीं है। ये मिट्टी ही है जो चेतना बनकर प्रकट हो जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जड़ और चेतन एक है, बिल्कुल। एक को कह देते हैं प्रकृति, एक को कह देते हैं परा प्रकृति, पर है परा प्रकृति है दोनों प्रकृति है दोनों प्रकृति ही। एक अपरा प्रकृति हो गई और एक परा प्रकृति हो गई। तो जड़ और चेतन का भी जो हमें अंतर लगता है कि एक सेंटिएंट है एक इनसेंटिएंट है, वो भी नष्ट हो गया। तो कुल मिला के हम मिट्टी ही मिट्टी पूरे हैं। तो मुझ में और इस संसार में कोई अंतर नहीं रह गया। ये दिखाई देना शुरू होता है। तो ये जब दिखाई देना शुरू होता है, जो अहम भाव है, आई एम सेपरेट, आई एम इंडिविजुअल, मैं अलग हूं, इस पूरी सृष्टि से मैं अलग हूं, वो गिरने लगता है। वो जब गिरने लग जाता है तो वो हो जाता है फिर आत्मा। आत्मा माने जो विशुद्ध बात है, जिसको मैं कहा जा सकता है, नॉट द फॉल्स आई। अहंकार क्या है? झूठा मैं। झूठा मैं जो सोचता है मैं तो अलग हूं, मैं तो कहीं से आया हूं, मैं इस दुनिया में कभी आया था, दुनिया से कहीं चला जाऊंगा। आत्मा माने विशुद्ध मैं, असली मैं। तो जब आत्मा हो जाते हैं भीतर, साफ हो जाते हैं, मैं अयम आत्मा ब्रह्म, कहां से आ जाता है फिर? मैं जब इस जगत से अलग हो गया तो यही फिर जो संसार है इसको ब्रह्म बोलते हैं, इस अर्थ में कि संसार साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। संसार में और ब्रह्म में आमतौर पे हमें अंतर क्या लगता है कि संसार में विविधताएं हैं और ब्रह्म अलग अलग तो होता नहीं, वो तो एक ही है। वो तो एक ही है। लेकिन जब आपके भीतर कामना नहीं बचती तो आपको ये भी दिखाई देता है कि उधर जो कुछ है वो मेरे लिए एक बराबर ही तो हो गया ना। तो अगर कामना नहीं है तो घड़ी, गाड़ी, ये सब एक बराबर तो हो सब गया। एक बराबर हो गया। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो बाहर जितनी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं उन सब में तत्व तो एक ही है। सब वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहीं ना कहीं जाएंगे और अंत में तो एनर्जी, अंत में एनर्जी है। और वो एनर्जी की बात भी आप जो कर रहे हो वो करने वाला भी एक ही है। तो शुरुआत होती है इस द्वैत से कि वो रहा संसार और ये रहा अहंकार।
और जैसे जैसे अज्ञान घटता जाता है, जैसे जैसे झूठी धारणा गिरती जाती है कि अहंकार संसार से भिन्न है, वैसे वैसे अहंकार होता जाता है आत्मा और संसार होता जाता है ब्रह्म। ब्रह्म। और हमने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, जैसे आप महावाक्यों में आ रहे हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि कह रहे, वैसे ही जीवो ब्रह्मेव न परा। हाँ, तो शुरुआत में ये दो हैं और ये दो अलग अलग हैं और दोनों में हिंसा का रिश्ता है। अहंकार हमेशा संसार के प्रति एक हिंसक रुख रखता है कि इससे कुछ लूट लूं, अपने आप को समृद्ध कर लूं, या कि संसार मुझे मारने आ रहा है, मुझे अपने आप को बचाना है। हमारा यही तो रिश्ता होता है ना दुनिया से। तो ये फ्लाइट एंड वो है फ्लाइट एंड फ्लाइट। तो ये हमारा आमतौर पे रिश्ता होता है, इससे शुरुआत होती है। और ये जो दूरी है ये अज्ञान की दूरी है, ये अज्ञान की दूरी है। जी कृष्णमूर्ति का बड़ा सुंदर और सारगर्भित वक्तव्य है, द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर दृष्टा एंड द ऑब्जर्व्ड इज द सफरिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो ये अहंकार है, ये संसार, और दोनों अपने आप को पृथक मानते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। और ये जो दूरी है ये अज्ञान की दूरी है, यही दुख है। फिर ये दूरी हटने लग जाती है, तो ये जो अहम है जिसका अज्ञान अब कटने लग गया, इसको हम कह देते हैं आत्मा। आत्मा। और ये जो है जिसमें बहुत पृथकताएं दिखती थीं, अब इसमें समता, ऐक्य दिखाई देता है। अब ये संसार ही कहलाता है ब्रह्म। और चूंकि अब इन दोनों के बीच में वो विभाजन रेखा थी वो मिट गई, तो ये आत्मा और ब्रह्म एक है, कहीं कुछ नहीं है। और जो आत्मा और ब्रह्म एक होने की स्थिति है, इसको आप विशुद्ध प्रकृति भी बोल सकते हो कि मात्र वही सत्य है। उसमें आपने एक झूठा सेपरेशन खड़ा करा था, दृष्टा और दृश्य का, भोक्ता और भोग्य का। वो सेपरेशन गिर गया। वो सेपरेशन कुछ नहीं था, बस वो अज्ञान था, वो गिर गया। स्पिनोजा की आपने बात करी थी, वो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने पहली बार प्रकृति से बाहर किसी परम तत्व को माना ही नहीं था। और इसीलिए फिर इतनी कम उम्र में उनकी मौत भी हुई। उनके साथ जो दुर्व्यवहार करा गया होता, वो ना किया गया होता, तो इतनी जल्दी उनकी मृत्यु भी नहीं होती। वो पहले थे जिन्होंने कहा कि अगर कोई गॉड है तो वो प्रकृति स्वयं है, इमिनेंस ऑफ द अल्टीमेट। यस, वो इसी के भीतर है। बड़ी अच्छी बात करते हैं, मुझे ना बड़ी अच्छी बात लगती है उनकी। तो वो एक बात कहते हैं कि ईश्वर, कहते हैं अगर ईश्वर बताओ कि जस्ट है कि नहीं, जस्ट होना चाहिए ईश्वर, है ना। अब अगर जस्ट है तो उसे फेयर होना चाहिए कि नहीं, फेयर होना चाहिए। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर क्यों तुम लोग दिन रात लेटर लिखते रहते हो भगवान को, भगवान किसी और का नहीं मेरा सिलेक्शन करा दे, मुझे ये दिला दे। अगर वो तुम्हारी बात मान के लॉ में चेंज कर दे तो वो कहाँ का जस्ट, कहाँ का फेयर। और कितनी विचित्र बात है कि 500 साल हो गए उनके लगभग। हाँ। और हम अभी भी उन धारणाओं को सेक्रेड मान रहे हैं जिन्हें वो 500 साल पहले पूरी तरह खंडित कर गए अपनी जिंदगी की कीमत पर। जो लोग सुन रहे हैं उनको मेरे ख्याल से 40-45 साल के थे वो जब उनकी मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी उम्र में। और मृत्यु उनकी क्यों हुई? क्योंकि ऊंचे से ऊंचे काम के अधिकारी थे, उन्हें जहां कहीं भी शिक्षण के क्षेत्र में नौकरी वगैरह मिलती थी, चर्च उनको निकलवा देता था। क्यों निकलवा देता था? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि तुम ये जो आसमान पर बैठे ईश्वर की धारणा लेकर चल रहे हो ना, ये गलत है बिल्कुल। अपने समय से कम 200 साल वो आगे थे, और वो ना होते तो उनके आगे कांट, हिगल, मार्क्स, नीचे होते ही नहीं। हाँ, हम नीचे कहाँ से आते बोलने की गॉड इज डेड? नीचे ने गॉड इज डेड बोला, शुरुआत तो स्पिनोजा कर चुके थे। तो उसके आगे की पूरी श्रृंखला मुश्किल हो जाती। उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वो आदमी बैठ करके ये चश्मों के जो लेंस हैं ये घिसा करता था, और उस समय की टेक्नोलॉजी रही होगी बहुत पिछड़ी, तो उसमें से जो डस्ट निकलती थी, अभी दिल्ली में ग्रैब 4 लगा हुआ है ना, कि आप कुछ करते हो तो उसमें से धूल उठती है, तो लेंस घिसते थे तो उसमें से धूल उठती थी। वो धूल उनके फेफड़ों में जाती रही, पता नहीं कितना AQI हो गया होगा उनके उस छोटे से माहौल में, कमरे का, उससे मर गए। और जब तक वो जी रहे थे, चर्च ने, शैक्षणिक समुदाय ने जितने तरीके से उनको परेशान करा जा सकता था उनको पूरा करा। और उनकी जो बातें थीं वो सारी बातें अब आज स्वीकार्य हैं, और वो सारी बातें आगे जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया वो उसका आधार बनी। बहुत अच्छी बात है उनकी। कहीं तो जो उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट बताया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें वो एक बार कहते हैं कि सब कुछ डिटर्मिनिज्म है। डिटर्मिनिज्म इन द सेंस कि अगर आपका कोई कॉज है तो वही इफेक्ट आएगा ही। ये चर्च को बात खंजर की तरह लग गई थी कि अगर सब कुछ कॉज इफेक्ट है तो गॉड क्या करेगा?
फिर सारी ताकत एक तरह से स्पिनोजा ने आदमी के हाथ में दे दी कि तुम्हारी चॉइस पे सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला था देयर इज नो फ्री विल, देयर इज नो फ्री विल, हाँ देयर इज नो फ्री विल, लेकिन फिर भी तुम जो चूज कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हें इस दिशा में ले जाए कि तुम देख पाओ कि देयर इज नो फ्री विल, क्योंकि तुम जहां खड़े हो तुम्हें तो लगता है फ्री विल है ना, नहीं रैशनल, उन्होंने कहा रैशनल सोच, सो मेक रैशनल चॉइसेस सो दैट यू कैन डिस्ट्रॉय योर ओन इग्नोरेंस। यस, और अल्टीमेटली हमारा भी जो पूरा डिस्कशन है वो यही है कि एनीवन हु वांट्स टू लिव अ बेटर लाइफ, अगर आप अपने जीवन को एक मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक चॉइसेस, बट योर चॉइसेस शुड बी रैशनल। आप ये देख लो कि मैं चॉइस क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वरना जब हम रैशनल बोलते हैं ना तो उससे बस ये लगता है कि विच इज रीजनेबल। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रीजनेबल अलग चीज होगी। रीजन तो हम किसी भी चीज का बना लेते हैं, रीजन तो एक्सक्यूजेस तो हम दुनिया में अपने हर कार्य का बना लेते हैं। आज अगर मुझे चाय नहीं पीनी हो तो मैं इसका भी कारण बना लूंगी कि इसका ये अच्छा नहीं लगा, ये कारण था, वो कारण था। तो कारण हम हर चीज का बना लेते हैं, कारण नहीं, सत्य के साथ सत्य। तो रेशनल के साथ रेशनलाइजेशन नहीं चलना चाहिए। रेशनल का जो वास्तविक अर्थ होगा, असली गहरा आध्यात्मिक, वो अर्थ होगा कि मुझे अपनी चॉइस का केंद्र पता है। ओनली देन माई चॉइस इज अ रेशनल चॉइस। If I do not know where my choice is coming from, then it's an irrational choice. That's an irrational choice. Rational का ये नहीं हो सकता कि जहाँ मुझे मुनाफा दिख रहा है या जो मुझे बस लग रहा है कि ठीक है मेरे लिए, वो रेशनैलिटी हो गई। यहाँ तक कि बात साइंटिफिक है पूरी तरह, इसलिए मैं उसके साथ चल रहा हूँ। ये भी जरूरी नहीं है कि सही चॉइस का पैमाना हो। बिल्कुल, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप फलाने साइंटिफिक फैक्ट को इस वक्त क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि साइंस उतनी ही आई है, उतनी आई और बहुत सारी बातें बोलती है। जिंदगी में आपको एक चीज चुननी है और उस कारण को जायज ठहराने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए आप साइंस का सहारा ले रहे हो। आप कह रहे हो ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइंस है। मैं फिर इसी पे आता हूँ, मुर्गा मैं खाता हूँ क्योंकि प्रोटीन मिलता है और डॉक्टर ने बताया है, और साइंस कह रही है कि अंडे में भी है। ये सारी बातें हैं। देखना पड़ेगा कि तुम जो बात बोल रहे हो साइंटिफिक तो लग रही है, पर वो वास्तव में कहाँ से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इंडस्ट्री बना रही है, हाँ पोल्ट्री इंडस्ट्री तुम्हारा, या फिर कि तुम्हारे भीतर जो जबान के स्वाद की हवस है उसको पूरा करने के लिए तुम एक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट का सहारा भर ले रहे हो। तो रियल रेशनैलिटी इज अबाउट नोइंग योरसेल्फ। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी नीयत क्या है, मैं क्या बन करके कोई चॉइस कर रहा हूँ। खुद से सत्य बोलना सीखो, खुद से सत्य, बहुत बढ़िया बात, आंतरिक ईमानदारी। आप बाकियों से सत्य बोलें, अच्छी बात, लेकिन स्वयं से सत्य बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपने स्वयं से झूठ बोलना शुरू कर दिया तो वही, चाहे एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो चाहे स्पाइनोजा, सब कहते हैं इनऑथेंटिक लाइफ। तो वो जो इनऑथेंटिक लाइफ से ऑथेंटिक लाइफ की जर्नी है, फॉल्स कॉन्शियसनेस, यस, मार्क्स वाली फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्शियस हो, पर वो सब जो है वो इधर उधर से मटेरियल ताकतों ने तुम्हारे खोपड़े में भरा है, उसमें तुम्हारा कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना अक्सर अपने बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ना तो सबसे पहले उन्हें बोलती हूँ कि मुझे ये बताओ कि तुम में और टेबल में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया। तो मुझे जो जो ये ढंग से बता देगा कि तुम में और टेबल में क्या अंतर है, इसमें आप उनको ना सार्त्र की तरफ भेजिएगा। तो वी आर बीइंग ए नथिंगनेस, हाँ, बीइंग एंड नथिंगनेस। तो उसमें वो उदाहरण लेते हैं, आपने टेबल बोला ना, कुर्सी का उदाहरण लेते हैं, उसमें कुर्सी का उदाहरण लेते हैं। तो पूछते हैं सार्त्र वहाँ पर कि तुम बस इतना समझा दो, जैसे आप टेबल कहती हैं, तुम में और कुर्सी में क्या अंतर है। कुर्सी पैदा हुई थी और पैदा करने वाले ने ही तय कर दिया था कि वो किस लिए है, क्या बनेगी और कहाँ रखी जाएगी, अंत क्या होगा, क्या पर्पस है उसका। तुम्हारा भी अगर सब कुछ वैसा ही है कि किसी और ने तय कर रखा है कि तुम जिंदगी में क्या बनोगे, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, और दूसरे ही तुम्हारा उपभोग और इस्तेमाल करने वाले हो, तुम कुर्सी हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम नहीं हो। और ये भी तुम मत कह देना कि किसी ईश्वर ने, किसी आसमानी ताकत ने ये तय करा है कि इस जन्म में तो तुम्हें कुर्सी बन के रखना है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने कुछ पाप कर दिए थे। वो सब बात हटा दो। तो मैं बड़े नाटक करता था, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने बड़े अच्छे अच्छे प्ले लिखे हैं। तो आयोनेस्को का प्ले है एक दो नाटक, आप कभी मतलब कुछ दिखाना चाहिए ना। हमने इतनी जगह पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये मुझे लगता है कि नाटक की जो विधा है ना वो आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सुने कितना भी, लेकिन जो देख के इम्पैक्ट आता है। मैं करता हूँ बीच बीच में नाटक। दिक्कत मेरी है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि नाटक करा, कोई ताली नहीं बजाता। तो फिर मैं कहता हूँ चलो कर नहीं सकता तो देख लूंगा, गालिब का है ना, बाजीचा है या तो फाल है,
दुनिया मेरे आगे होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। तो तमाशा वो नाटक देखने से ही काम चला लेता हूँ, करता हूँ नाटक करता हूँ बीच बीच में कुछ कुछ। जो हमारे गीता प्रतिभागी हैं उनको पता है, बीच बीच में नौटंकी करता रहता हूँ। तो मैं बोल क्या रहा था, हाँ, तो ये जो बात है कि किसी ने तुमको कोई उद्देश्य देकर नहीं भेजा है, ना कोई और जिम्मेदार है तुम्हारी बर्बादी का, ये तुम कर रहे हो। तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स के साहित्य में बहुत निकल करके आती है। और जो राइनोसोरस जिस नाटक की मैंने बात करी वो मैंने चुना ही इसीलिए था कि उसमें दिख रहा था कि हम जानवर बन रहे हैं, उसमें सीधे स्टेज पे राइनोसोरस गैंडा दौड़ाया जाता है, शहर में सब गैंडे बन रहे हैं, वो एब्सर्ड थी, मजेदार। वो हम खुद बन रहे हैं, वो एक चॉइस है। अंत में जो उसका जो जो सेंट्रल कैरेक्टर है जो बचता है, हाँ। तो वो मैंने ही अभिनीत किया था, मैं ही उसका निर्देशक भी था। तो उसके सामने सारे गैंडे उसे घेर के खड़े हुए कह रहे हैं कि तुम भी बन जाओ, या तो गैंडा बन जाओ, नहीं तो हम दुर्दशा कर देंगे। हाँ। तो वो तैयार हो जाता है कि मैं मरी जाता हूँ, लेकिन अंत में वो कहता है नहीं नहीं मरूंगा, हाँ। जीऊंगा और इंसान बन के जीऊंगा। यही सार्त्र ने कहा। सार्त्र ने कहा कि एसेंस तुम खुद लाओगे, ये चुनाव होगा तुम्हारा। एग्जिस्ट तुमको करवा देती है प्रकृति, माँ बाप ने पैदा कर दिया है। गए आगे। हाँ, तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस आ गया, लेकिन एसेंस खुद तय करो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा चुनाव है। तो ये धारा है जो स्पिनोजा से चलती हुई सीधे सार्त्र तक आ रही है। और शुरुआत वहां से नहीं हुई है, शुरुआत हुई अद्वैत वेदांत से, जहां कह दिया गया है कि एक ही बात है तुम्हारे पास और वो है तुम्हारा चुनाव। तब तक चुनते रहो जब तक तुम्हें दिख जाए कि चुनने वाला अब बचा ही नहीं। चॉइस तब तक करते रहो जब तक चॉइसलेस ना हो जाओ। सही विकल्प तब तक चुनो जब तक निर्विकल्प ना हो जाओ। चुनो जरूर, वरना कुर्सी हो तुम, वरना कुर्सी हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अक्सर बोलती हूँ, और खासकर की जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं ना, उनको तो मैं डांट डपट के बोल देती हूँ। अच्छा, तो बताइए कि अब आपका अगला पड़ाव क्या है? तो आपने IIT, IIM, सिविल सर्विसेज सब कर लिया है ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन, टीचिंग सब कर लिया, क्या करेंगे? अगला क्या है? मैं यहाँ तक भी होऊंगा मुझे ये पता थोड़ा ही था, अगले का कुछ नहीं पता है। अभी जो चीज़ अपने हाथ में है उसको ही और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अभी दोष, उसमें जो अभी छेद हैं वो दिख जाते हैं, तो उनको ही और बेहतर करते जा रहे हैं। एक ही सत्य है, वही संदेश है, उसी को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। मामला बहुत सीधा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इफ्स एंड बट्स नहीं है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा कुछ जटिलता कहीं कुछ नहीं है। संदेश साफ है, उसको रीच चाहिए, उसको प्रचार चाहिए, उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। और ये चीज़ ऐसी है कि जैसे होता है ना कि आपने किसी को जेल से छुड़ा दिया, वो फिर छूट ही जाता है, वो खुद लौट के कभी नहीं आता, अपने आप वो भग जाता है। पर पहले एक बार उस तक पहुंचना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम अपने ही भीतर इस जेल में कैद हो। यही काम है, जितने भी तरीकों से हो सकता है कर रहे हैं, जो भी जितना हो सकेगा ठीक है। अच्छा ही हो रहा है। और मुझे लगता है कि गति बहुत कम है। मैं अपने आप को किसी गलतफहमी में नहीं रखता हूँ। दुनिया की अभी जो हालत है, आप डूम्सडे क्लॉक को देखिए और पूछिए कि क्या बज रहा है, तो कितना हमारे पास समय बचा है। आप देखिए कि रोज कितने किलोमीटर स्क्वायर वनों का सफाया हो रहा है, रोज कितनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो आप देखिए कि 1.5 डिग्री तापमान पहले ही बढ़ चुका है हमारे ग्रह का। तो समय तो कुछ नहीं है, और जितना समय है उसके हिसाब से मेरे काम की गति अभी बहुत धीमी है। कर रहे हैं भरसक जो भी हो सकता है। नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज अपनी गति से, लाउजू कि होगी। वो प्रकृति में होता है। देखिए अब प्रकृति के बाहर लाओत्सु अगर आज होते लाओत्सु अगर आज होते और अहंकार के इस नंगे नाच को देखते, तो फिर वो नहीं कहते कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जैसे कृष्ण अर्जुन से नहीं बोल रहे हैं ना कि अर्जुन धीरे धीरे जो होना है हो ही जाएगा। वो कहते हैं अभी 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 त्वरा, इमीडिएसी। आज वो इमीडिएसी सर पर है। मुझे पता है अच्छे से, मुझे सोने नहीं देती चीज़। जितना अपने आप को झोंक सकते हैं उतना झोंका हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। विल वर्क आउट। बट ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि वरना गीता को भी एक वो धार्मिक ग्रंथ बना दिया है प्रैक्टिकल गाइड की जगह पे। अगर आप उसे वापस से प्रैक्टिकल गाइड ऑफ लाइफ बना पा रहे हैं, तो दिस इज इन इटसेल्फ
बिग अचीवमेंट। जिन तक जाना है ना, कई बार उन्हीं से बहुत विरोध मिलता है। मैं आपको बताया ना, विरोध तो अच्छा है। हो, जब बहुत जल्दी हो ना और ट्रैफिक हो रास्ते में, आपकी गाड़ी में कोई पड़ा हुआ है जो मरणासन्न है, और वहाँ रास्ते में विरोध मिल रहा है आगे बढ़ने में कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको उसे अस्पताल पहुंचाना है, तब ऐसा नहीं लगता कि विरोध अच्छा है। हाँ, नहीं, बात तो सही ये है। मर जाएंगे, मुझे दिख रहा है ये मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, मेरी कल्पना नहीं है, हाँ, आई कैन सी देम फिनिशिंग, बट चलिए कर रहे हैं। हाँ, द थिंग्स, आई थिंक लोगों को अवेयरनेस लाना ना, उसके लिए सबसे एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, इनिशियल इनिशिएशन ऑफ अवेयरनेस, कि वो थोड़ा जग जाएं, उसको ये तो दिखाई दे कि कुछ अलग है, गलत है, या कुछ और है जिसे मुझे जानना है ना। वो कहते हैं ना, अगर एक एक फिलॉसफी वो भी चलती है कि हो सकता है हम सब सिर्फ वीडियो गेम में हों। कि सिर्फ हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक वीडियो गेम है, तो उसमें शायद किसी एक व्यक्ति को हल्का सा कोई ग्लिच नजर आता है ना, कि हाँ शायद कुछ गड़बड़ है, वहां से उसकी जर्नी चालू होती है। तो आई थिंक, आई होप दैट दिस कन्वर्सेशन बिकम्स अ ग्लिच फॉर द पीपल, जहाँ पे उन्हें ये रियलाइज हो। क्योंकि क्या होगा ना, ग्लिच तो ग्लिच है, और ग्लिच मैं बिल्कुल एकदम छत पे चिल्ला के गला फाड़ के सबको बोल रहा हूँ ग्लिच है, लेकिन हमने आज शुरुआत करी थी उस एल्गो से। हाँ, वो एल्गो लोगों की कामना पूर्ति के लिए है, लोगों को सच बताने के लिए नहीं है। तो वो जो एल्गो है वो हमारा समर्थन नहीं करता। जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है वो भी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए है, वो यथास्थिति को डिसरप्ट करने के लिए नहीं है, तो वहाँ से विरोध आता है। राजनीति है, नेता लोग हैं, वो भी लोगों द्वारा ही चुने गए हैं ताकि लोगों की कामनाएं पूरी होती रहें। वो भी इसलिए नहीं है कि सच्चाई सामने आए और जो कुछ चल रहा है पूरा ढांचा वो डिसरप्ट हो जाए, तो वहाँ से भी कोई समर्थन नहीं आता। समर्थन तो छोड़ दीजिए, समर्थन कोई ना भी करे तो काम चला लेंगे। ज़बरदस्त तरीके के विरोध आते हैं, खतरे आते हैं, धमकियां तक आती हैं, और हमले भी होते हैं। अब मेरी ये हालत है कि मैं एक मरीज को अस्पताल तक ले जाना चाह रहा हूँ, और मैं जिसको ले जाना चाह रहा हूँ उसी के रिश्तेदार रास्ते में मेरी गाड़ी पर बार बार हमला कर रहे हैं कि नहीं इसको मत जाने दो, और भीड़ लगा रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, कोई किसी दिन बंदूक लेके भी आ जाएगा। वो समस्या है, लेकिन मैं उस बारे में और छोड़िए।